नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज हम शुरू करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक और न्यू चैप्टर डिविडेंड डिसीजन को। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहेंगे और अगर आपको एक कंटेंट यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर शुरू करूं उससे पहले कुछ बुनियादी बातें हम लोग समझ लेते हैं। हमारे चैप्टर का टाइटल क्या है? डिविडेंड डिसीजन, या फिर आप लोग इसको डिविडेंड पॉलिसीज के नाम से भी जानते हैं। अगर आप लोग बेसिक मीनिंग की बात करते हैं तो आप सभी ध्यान से देखेंगे, हमें डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन लेना सीखना है। माने जो आपके पास डिविडेंड आता है, अब डिविडेंड कहां से कैलकुलेट करते हैं आप लोग? वही इनकम स्टेटमेंट से कैलकुलेट करते हैं। आप लोग ईबीआईटी निकालते हैं, ईबीटी निकालते हैं, ईएटी निकालते हैं, फिर उसके बाद अर्निंग फॉर इक्विटी निकालते हैं, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो आपको डिविडेंड मिल जाता है। जो एक पर्टिकुलर डिविडेंड निकल के आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उस डिविडेंड के साथ क्या डिसीजन लेना है। मान लीजिए आपको अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है तो उस केस में आप लोग सारे के सारे डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला मेथड ये है। दूसरा ये है कि आप लोग उसके अंदर से कुछ परसेंटेज ऑफ डिविडेंड इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए, कुछ परसेंटेज ऑफ जो आपका डिविडेंड है उसको आप लोग अपने जो शेयर होल्डर है उनको पे कर सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट में आप लोग ये समझ लीजिए, जब भी बात डिविडेंड डिसीजंस की आती है तो डिविडेंड के साथ एग्जैक्टली क्या करना है, कितना डिविडेंड पे करना है, कितना रखना है, कहां पे इन्वेस्ट करना है, ये तमाम बातें आपको कहां पे सिखाई जाती है? डिविडेंड डिसीजन के अंदर सिखाई जाती है। तो बुनियादी तौर पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जितने भी आप लोग चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ रहे हैं, चाहे आपका वो लीवरेज चैप्टर हो, चाहे वो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो, चाहे वो आपका कैपिटल बस्टिंग हो, चाहे वो आपका ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस हो, और चाहे आप बात कर लीजिए डिविडेंड पॉलिसीज या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं डिविडेंड डिसीजन की, ये तमाम चैप्टर आपके कहीं ना कहीं इनकम स्टेटमेंट से जुड़े हुए हैं। तो पहले हम लोग क्लियर करेंगे हमारे डिविडेंड को एग्जैक्टली कैलकुलेट कैसे किया जाता है। हालांकि मैं काफी वीडियोस के अंदर आपको सिखा चुका हूं, लेकिन डेडिकेटेड चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर डाला गया है तो आज मैं दोबारा से एक बार इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको बनाना सिखाऊंगा। और इतनी बार हम लोग इसको प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आपको अभी तक ये दिमाग में छप जाना चाहिए कि एग्जैक्टली इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है। अगर आप सभी को याद हो तो मैंने बताया था, जब भी आप लोग बात इनकम स्टेटमेंट की करते हैं तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर कुछ बुनियादी तौर पे हमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक अमाउंट लेना होता है। माने अगर आप लोग बात करेंगे ध्यान से तो हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं? हम लोग अमाउंट की बात करते हैं। मैं एक बार इसको बिल्कुल मिला देता हूं, हम दूसरा ही ले लेते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, एक और यहाँ पे कॉलम ले लेते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने सारी चीजें पहले कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो हमने इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बहुत अच्छे से बनाया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेंगे। जैसे ये अब मेरे को एक स्लाइड और चाहिए तो इसलिए मैं इसको क्या कर लेता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके का सीन आप सभी ने पढ़ा होगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका अमाउंट लिखा होता है और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग आपका पर्टिकुलर्स लिखते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स। और हम लोग किस पर बात कर रहे हैं? हम आपके इनकम स्टेटमेंट पर बात कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, हम लोग किस क्या निकाल रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट लिखा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले मैंने बताया था हम लोग सबसे पहले सेल्स लेके चलेंगे जिसका अपना एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा। और सेल्स के अंदर से अगर आप लोग लेस कर देते हैं, मैं डायरेक्ट लिख ही देता हूं, अगर आप लोग सेल्स के अंदर से क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट को, अगर आप लोग सेल्स के अंदर से लेस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को, तो मान लीजिए ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट आएगी और ये आपकी एक फिक्स्ड कॉस्ट की अमाउंट आएगी। तो आपको एक रिजल्ट मिलता है माय डियर फ्रेंड, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं ईबीआईटी, माने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आपके पास एक अमाउंट निकल के आएगा। लेट अस से कोई भी आपका एक अमाउंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपका ईबीआईटी, माने ये क्या निकल आया आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और इसी के अंदर से अब हमें क्या माइनस करना होता है, हम इसके अंदर से हम लोग लेस कर देते हैं आपके इंटरेस्ट को। ये सारा फॉर्मेट हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं, आपको थोड़ा सा इसको याद कर लेना है। ठीक है? अगर आप लोग इसको माइनस करते हैं तो आपको एक अमाउंट मिलेगा जो आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अर्निंग बिफोर द टैक्स, ईबीटी कहलाएगा। इसके अंदर से अब हमें क्या माइनस कर देना है, इसके अंदर से हमें आपका
टैक्स माइनस कर देना। अगर आप लोग टैक्स को भी माइनस कर देते हैं तो आपको एक अमाउंट मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं EAT, माने आप लोग क्या कहते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स, या फिर सिंपल आप लोग इसको क्या कह सकते हैं, इसको कई बार हम लोग प्रॉफिट के केस में भी इंक्लूड करके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर और आपका माइनस होता है, लेट अस से मैं कह देता हूं उसको प्रीफरेंस डिविडेंड, PD से लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है प्रीफरेंस डिविडेंड। तो यहाँ पे क्या जाएगा, आपको एक अमाउंट मिलेगा, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अर्निंग फॉर इक्विटी। आपको याद रखना है ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया अर्निंग फॉर इक्विटी। ये आपका फॉर्मेट रहता है, किस केस की बात की मैंने, जब भी आप लोग इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले सेल्स आएगा, सेल्स के अंदर से अगर दोनों कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो आपको EBIT निकल के आएगा। EBIT के अंदर से अगर आप लोग इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं तो EBT अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा। टैक्स माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, EAT अर्निंग आफ्टर द टैक्स मिलेगा। इसके अंदर से अगर आप लोग प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, अर्निंग फॉर इक्विटी मिल जाता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अब ये तो आपका फॉर्मेट हो गया। मैं मान लेता हूं ये इसको एक एग्जांपल से कि इसकी एक अमाउंट है, लेट अस से अर्निंग फॉर इक्विटी मेरे पास 10 लाख आ गया, माने कितना अमाउंट आ गया मेरे पास आपका 10 लाख आ गया है। कोई भी एक मैं कंसीडरेशन करके चल रहा हूं और यहाँ पे आपने क्या किया, आपने कंसीडर कर लिया नंबर ऑफ शेयर्स को, माने इस पर्टिकुलर केस में आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स में मान के चल रहा हूं आपका कितना है, 1000 नंबर ऑफ शेयर्स है। क्लियर है, तो बहुत बेसिक बात आपको समझ में आई, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1000 हैं। और हमारे पास अर्निंग फॉर इक्विटी कितना आया, हमारे पास अर्निंग फॉर इक्विटी आया है आपका 10 लाख रुपए। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आप लोग निकालते हैं EPS, माने अर्निंग पर शेयर। क्या फॉर्मूला सिखाया था, मैंने बताया था, जो आपके पास आता है अर्निंग फॉर इक्विटी, यानी कि जो आपको एक अमाउंट मिला है, क्या आया है वो आपका अर्निंग फॉर इक्विटी, उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं आपके नंबर ऑफ शेयर से। यानी कि अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे आपका अर्निंग फॉर इक्विटी कितना है, आपका 10 लाख है। इसको हम लोग क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से। तो नंबर ऑफ शेयर आपके कितने हैं, 1000 है, 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, केवल 1000 बचेगा। दिस इज द अर्निंग पर शेयर, याद रखिएगा ये क्या है, आपकी अर्निंग पर शेयर है, जो कितना आया है आपका 1000 रुपए आया है। अब आपको समझना क्या है, मेरी बात को गौर से समझिएगा, ये जो आपका EPS आया है ना, और ये जो 1000 रुपए है, दिस इज कॉल्ड द डिविडेंड। इसी को क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, आपका डिविडेंड बोलने वाले हैं। क्लियर, तो ये आपका आ गया डिविडेंड। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब अर्निंग पर शेयर निकाल दीजिए, और एक पर्सन को, जो भी शेयर होल्डर के बीच में है, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। EPS जो है आपका कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द डिविडेंड। अब इस डिविडेंड के साथ क्या करना है, सारे के सारे डिविडेंड को शेयर होल्डर को पे कर देना है, या सारे के सारे को री इन्वेस्ट कर देना है, या कुछ परसेंटेज हम इसका रख लेते हैं और कुछ परसेंटेज हम पे कर देते हैं। ये सारी चीजें कहां पे सीखने को मिलेंगी, आपको डिविडेंड डिसीजन या डिविडेंड पॉलिसीज के अंदर देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे एक बात का आपको जरूर ख्याल रखना है, माने अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, जो आपका डिविडेंड आया है, अगर आप लोग डिविडेंड की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपका क्या है, ये आपका डिविडेंड है। डिविडेंड की अमाउंट कितनी आई है, हमारे पास 1000 रुपए आई है। इस 1000 को कंप्लीट को इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो आप लोग पहला केस ये है, या फिर इसका कुछ परसेंटेज आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर ले लेता हूं मैं यहाँ पे, आपका 30% मेरे को इन्वेस्ट करना है और आपका 70% मेरे को रख लेना है। क्लियर, तो आप लोग क्या करेंगे, 70% आप लोग रख लेंगे। तो अब आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है, इन दोनों का अपना मीनिंग है। जो पैसा, जो परसेंटेज आपने एक तरीके से इन्वेस्ट किया है, क्या किया, पे किया है, जो भी आपका डिविडेंड आपने पे किया है, उस डिविडेंड को हम लोग यहाँ पे जो ये परसेंटेज दिया हुआ है ना, इसको हम लोग कहेंगे पे आउट रेशियो। याद रखिएगा, क्या कहेंगे हम लोग इसको, पे आउट रेशियो। तो पे आउट रेशियो का मतलब आप लोग ये समझ सकते हैं, जो डिविडेंड पेड है, जितना डिविडेंड आपने पे किया है। क्लियर, जो भी डिविडेंड आपका पेड है उसको क्या कहेंगे हम लोग, पे आउट रेशियो कहेंगे। और जो पैसा आपने रख लिया उस परसेंटेज को हम लोग कहेंगे रिटेंशन रेशियो। क्या बोलेंगे आप लोग इसको, बोलेंगे आप लोग इसको रिटेंशन रेशियो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आपका रिटेंशन रेशियो। और जो ये अमाउंट है, जो आपका रिटेंशन रेशियो है, जो अमाउंट बनता है,
इसको हम लोग कहते हैं रिटेन अर्निंग। तो ये आपका बहुत आसान चीज रहने वाला है जिसको आपको समझना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेन अर्निंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड पेड। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान में रखना है पे आउट रेशियो का क्या मीनिंग होता है, रिटेंशन रेशियो का क्या मीनिंग होता है। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मैं एक कंक्लूजन दे सकता हूं। कंक्लूजन क्या दे सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं आपका जो पे आउट रेशियो है, जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे और प्लस में अगर आप लोग कर देते हैं, क्या करेंगे आप लोग प्लस में अगर आप लोग अपने रिटेंशन रेशियो को ले लेते हैं, तो जो आपका पे आउट रेशियो है और रिटेंशन रेशियो है उसका टोटल कितना आएगा, आपका 100% आएगा। क्लियर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इसका टोटल कितना बनेगा माय डियर फ्रेंड्स, 100% बनेगा। क्लियर। तो यहां से आप लोग अगर आपको एक गिवन है तो दूसरा निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं आपको कि अगर आपका रिटेंशन रेशियो अगर 40% है तो आपने कितना डिविडेंड पे किया, आप लोग कहेंगे आपने 60% डिविडेंड पे किया, क्योंकि दोनों का सम कितना बनना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, 100 बनना चाहिए। क्लियर। तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन मैंने आपको समझाई, 3-4 मुद्दों पर मैंने आज की वीडियो में चर्चा की है। डिविडेंड पॉलिसीज का मतलब क्या होता है इस मुद्दे पर भी मैंने चर्चा की है। कई कई किताबों में कई बार क्या होता है, जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर भी अक्सर, ये तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर भी सेम चैप्टर है डिविडेंड डिसीजन, और इसको किस नाम से पढ़ाया जाता है, डिविडेंड पॉलिसीज के नाम से पढ़ाया जाता है। बस आपको ख्याल क्या रखना है, ख्याल ये रखना है कि पॉलिसीज का मीनिंग क्या होता है। पॉलिसीज का मीनिंग होता है आपकी गाइडलाइन, जिन गाइडलाइंस का इस्तेमाल करके ये डिसाइड होता है कि आपके डिविडेंड का कितना अमाउंट एग्जैक्टली हमें पे करना है, कितना रिटेन करके चलना है, कितना पे आउट रेशियो रहेगा, कितना रिटेंशन रेशियो रहेगा। ये तमाम चीजों के लिए जो गाइडलाइन होती है ना उसको क्या कहते हैं, डिविडेंड पॉलिसीज कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, अगर आप लोग समझना चाहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को तो हमें इनकम स्टेटमेंट को समझना बड़ा जरूरी है। क्लियर। तो आई होप कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। डिविडेंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक तो आप लोग डिविडेंड को पूरा का पूरा पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि सर यहाँ पे जो आपका डिविडेंड है ना, हमने क्या किया, पार्शियली डिवाइड कर दिया या एक पार्टियली डिवाइड कर दिया। आपने 30% तो पे कर दिया और आपने 70% रख लिया, रिटेन अर्निंग हो गया, और इसको हम लोग इन्वेस्ट करेंगे और अपने धंधे को एक्सपेंड करेंगे, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। एक मेथड ये भी होता है हम लोग लोन ले ले। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग लोन लेंगे, लोन की अगर आप लोग एक्स्ट्रा बर्डन है और लोन का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, तो ये जो इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट वाला अमाउंट है ना, ये क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, और इंटरेस्ट वाला अमाउंट बढ़ जाएगा तो अर्निंग फॉर इक्विटी घटेगा, और अर्निंग फॉर इक्विटी घटेगा तो अर्निंग पर शेयर भी घटेगा, डिविडेंड भी घट जाएगा। इस केस में हम लोग लोन लेने से बच करके, और काफी ऐसे डिसीजन है जिनके अंदर हमें डिविडेंड पे करना होता है, कई कई केस में हम लोग एक पर्टिकुलर परसेंटेज रख लेते हैं, कई के केस में हम लोग पूरे के पूरे डिविडेंड को अपने पास रख करके उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं, और कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पे हम लोग पूरा का पूरा शेयर होल्डर्स को आपका जो डिविडेंड है वो क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं। ये भी याद रखना, मालिक कौन है, आपके शेयर होल्डर्स है। क्लियर है, क्या है, आपके शेयर होल्डर्स कौन है, आपके मालिक है, माने क्या है, आपके ओनर्स है, जिनके पास क्या जाता है माय डियर फ्रेंड्स, आपका डिविडेंड जाता है। क्लियर। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो बहुत बुनियादी तौर पर अगर आप लोग ये सारी चीजें समझ गए, हालांकि काफी चीजें हम लोग अपनी लगातार वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं, तो आपके जितने भी डाउट है वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर आप लोग डिविडेंड डिसीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 अलग अलग थ्योरीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग ऐसा मान के चल सकते हैं, जब भी बात डिविडेंड डिसीजन की होगी कि डिविडेंड के साथ क्या किया जाए, इसके लिए 3 अलग अलग थ्योरीज हमारे सिलेबस में हैं जिनको आपको जरूर याद रखना है। पहली थ्योरी आपकी किसकी रहने वाली है, आपकी वॉल्टर मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पहली थ्योरी किसकी है, वोल्टर की है, इसलिए इसको वोल्टर मॉडल बोला जाता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे गॉर्डन मॉडल की, और तीसरा हम लोग बात करेंगे एमएम अप्रोच की। क्लियर है। अब ध्यान ये दीजिएगा, अगर आप लोग वोल्टर मॉडल की बात करते हैं, अगर आप लोग गॉर्डन मॉडल की बात करते हैं, अगर आप लोग एमएम अप्रोच की बात करते हैं, तो तीनों ही मॉडल या अप्रोचेस के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये तीनों ही मॉडल और तीनों ही जो आपकी आप कहेंगे अप्रोचेस हैं, इनके अंदर कुछ अज्यूम करके चलना पड़ता है। क्या करके चलना पड़ता है, कुछ अज्यूम करके चलना पड़ता है, कुछ अजम्पशन है। क्लियर है। अगर वो अजम्पशन आप लोग फुलफिल करते हैं या वो अजम्पशन आपकी कंप्लीट होती हैं, उसके बाद हमारे पास एक कैलकुलेशन फैक्टर आता है। क्या आता है, आपका कैलकुलेशन फैक्टर आता है। अक्सर ग्रेजुएशन के लेवल के जो एग्जामिनेशन होते हैं उनके अंदर पूछ लिया जाता है कि आपको बताना है गॉर्डन मॉडल की जो आपकी अजम्पशन है वो क्या थी, आप कह दीजिए एमएम अप्रोच की अजम्पशन क्या थी, इसका फॉर्मूला क्या था,
इसके हाईलाइट्स क्या थे, किस तरीके से इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सोल्व किया जाता है। तो मैं इसको स्टार लगा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, स्टार लगा रहा हूं कि तीनों वोल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल और एमएम अप्रोच को, आपकी अजम्पशन को एक बार आज मेमोराइज कर लेना है। इन सभी को मेमोराइज करने के बाद हम अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनसे रिलेटेड तमाम फॉर्मूले को डिस्कशन करेंगे, काफी न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कराऊंगा और आप ऐसे डिविडेंड डिसीजन सोल्व कर पाएंगे, डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को पकड़ पाएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको ये 15 मार्क्स तक दिला सकता है। एग्जैक्ट नहीं है, स्टार लगा रहा हूं, लेकिन मान के चल सकते हैं अक्सर 15 नंबर का सवाल यहां से देखा गया है। क्लियर। चलिए अब अजम्पशन की बात करते हैं। अगर आप लोग कहते हैं वोल्टर मॉडल की बात करते हैं, तो वोल्टर मॉडल के अंदर कुछ अजम्पशन है। पहली अजम्पशन क्या है, ये कहता है ऑल फाइनेंसिंग इज डन थ्रू द रिटेन अर्निंग। क्या कह रहा है, जितनी भी आप लोग फाइनेंसिंग करेंगे वो सब किससे करेंगे, रिटेन अर्निंग से करेंगे। माने रिटेन अर्निंग का इस्तेमाल करना, आप कुछ भी कीजिए, आपको क्या करना है, लोन नहीं लेना है। जो ये अमाउंट है ना, रिटेन रेशियो या रिटेन अर्निंग है, इसका इस्तेमाल आप लोग कीजिए जितने भी आपको फिनांस करने हैं, जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटी करनी है। ये बात कौन बोल रहा है, वोल्टर मॉडल बोल रहा है कि ऑल फाइनेंसिंग इज डन थ्रू द रिटेन्ड अर्निंग। क्लियर है। आगे देखिएगा, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मतलब आपको कोई भी किसी भी तरीके का लोन नहीं लेना है। जो आपके पास रिटेन अर्निंग है उसी को इस्तेमाल कीजिए, उसी का इस्तेमाल करके फाइनेंस आपको करना, जो भी फाइनेंशियल डिसीजन आपको लेने हैं। दूसरा यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं, जिसको आप लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको आप लोग के ई से रिप्रेजेंट करते हैं, रिमेन्स द कांस्टेंट। अगर आप लोग इसको अप्लाई करते हैं, वोल्टर मॉडल को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या कहता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो कॉस्ट ऑफ आपका क्या है, कैपिटल है, जिसको आप लोग के ई की बात करते हैं, दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। बहुत आसान डेफिनेशन है, याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट, तीसरी अजम्पशन क्या है, अर्निंग एंड डिविडेंड्स आर कांस्टेंट ओवर द टाइम। ये क्या कह रहा है, चाहे अर्निंग की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग डिविडेंड की बात कर लीजिए, दोनों चीजें सेम रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी ओवर द टाइम। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अर्निंग और डिविडेंड के बीच में जो एक तरीके से रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा, इनके अंदर तब्दीली नहीं आएगी, समय कितना भी इंक्रीज और डिक्रीज रहा हो। ठीक है, डिक्रीज तो होता नहीं, इंक्रीज रहा हो। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे क्या दिया हुआ है, फर्म की जो लाइफ है वो इनफाइनाइट मान के चलेंगे। वैल्यूएशन ऑफ द फर्म भी है ना, ध्यान से देखिएगा। वैल्यू ऑफ फर्म के लिए और डिविडेंड डिसीजन के लिए हम लोग ये तीनों मॉडल को पढ़ रहे हैं जब भी आप लोग डिविडेंड डिसीजन की बात करेंगे। और नो चेंजेस इन रिस्क और द टैक्सेस, यहाँ पे क्या नहीं होगा, ना तो रिस्क के अंदर कोई चेंज होगा, ना ही टैक्सेस के अंदर कोई चेंज होगा। फटाफट से कुछ अजम्पशन है जिनको आपको ध्यान में रखना है। जो रिटेन अर्निंग का इस्तेमाल करके फिनांसिंग करनी है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहेंगे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, अर्निंग और डिविडेंड भी कांस्टेंट रहेंगे। आप जो फर्म लेके चल रहे हो उसकी लाइफ इनफाइनाइट रहेगी। नो चेंज इन रिस्क और द टैक्सेस, टैक्सेस के अंदर और रिस्क के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई होगी, वोल्टर मॉडल क्या है और किस तरीके से इसके अंदर अजम्पशन चलने वाली है। ये सारी अजम्पशन के बिहा पे ही वोल्टर मॉडल की कैलकुलेशन की जाएगी, इसको आपको ख्याल में रखना है। तमाम अगर आप लोग ये इन तमाम पॉइंट्स को सेटिस्फाई करते हैं तो ही आप लोग इसकी क्या कर पाएंगे, कैलकुलेशन कर पाएंगे। अच्छा, ये सारे पॉइंट तो मानता ही मानता है कौन, गोल्डन मॉडल। और इसके अलावा इसने अपने कुछ पॉइंट भी दे दिए जिनको आपको याद रखना। जैसे अगर गोल्डन मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पे ये क्या कहता है, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। यहाँ पे भी क्या था, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, आप लोग रिटेन अर्निंग का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे भी सेम बात कर रहा है, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस्ड बाय रिटेन अर्निंग। सेम पॉइंट क्या कहता है, आपका गोल्डन कहता है। ठीक है, गोल्डन मॉडल और आपका वोल्टर मॉडल के बीच में क्या सिमिलरिटी है, दोनों ही ये कहते हैं जो भी आप लोग फाइनेंसिंग करते हैं वो आप लोग रिटेन अर्निंग का इस्तेमाल करके करना है, कोई भी एक्सटर्नल आपको फाइनेंसिंग नहीं करना है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग डिसीजन नहीं लेना है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा, जो आपका कांस्टेंट रिटर्न है या रेट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेंगे, सेम सेम बात है। यहाँ पे फर्म हैज ए परपेचुअल लाइफ, फर्म की क्या होती है, परपेचुअल लाइफ होती है। कौन कहता है, गोल्डन मॉडल कहता है। रिटेंशन रेशियो बी इज कांस्टेंट, यहाँ पे ये भी याद रखना है, रिटेंशन रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और कही गई है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन द बी आर, के ई इज ग्रेटर देन द बी आर, ये आपको थोड़ा याद रखना। क्लियर है। आगे मैं बताऊंगा ये बी आर क्या होता है, ये तमाम बातें। के ई तो आपको लिख रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, बी का मतलब रिटेंशन रेशियो है, आर का मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। तो ये कुछ
कुछ अजम्पशन है, क्या कहता है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं करनी है, आपको रिटेन अर्निंग का इस्तेमाल करके डिसीजन लेना है, और कांस्टेंट रहेगा रिटर्न और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फर्म की प्रैक्टिकल लाइफ लेके चलोगे, रिटेंशन रेशियो कांस्टेंट रहेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बीआर रेशियो से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। क्लियर? तो ये किसकी अजम्पशन है, ये गॉर्डन मॉडल की अजम्पशन है। और अगर मैं आगे बात करूं, आगे क्या है, आपकी एमएम अप्रोच है। अगली वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा एमएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ये एम और एम कौन है, दो अलग अलग साइंटिस्ट बोल दीजिए, साइंटिस्ट तो नहीं बोलेंगे, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दो अलग अलग लोग हैं जिन्होंने काफी योगदान दिया है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है एमएम अप्रोच कहती है परफेक्ट कैपिटल मार्केट होना चाहिए। परफेक्ट कैपिटल मार्केट का मतलब है कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होना चाहिए, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होना चाहिए। इस तरीके की जो मार्केट होती है जहां पे ना तो कोई टैक्स होता है, ना तो फ्लोटेशन कॉस्ट होता है, ना ही कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको परफेक्ट कैपिटल मार्केट कहते हैं। और ये किस अप्रोच में माना गया है, एमएम अप्रोच में माना गया है। आगे देखिए, इन्वेस्टर्स आर रेशनल, इन्वेस्टर क्या होता है, रेशनल एंड बिहेव आइडेंटिकल, ये मान के चलते हैं। इन्वेस्टर रेशनल होते हैं और किस तरीके से बिहेव करते हैं, आइडेंटिकल बिहेव करते हैं। आगे देखिए, नो टैक्सेस और सेम टैक्स रेट ऑन द डिविडेंड एंड द कैपिटल गेन, यानी कि कैपिटल गेन और डिविडेंड के ऊपर कोई टैक्स आपको पे नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर फिक्स्ड एंड नोन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं, और कैसे होते हैं, नोन होते हैं। रिस्क एंड द रिटर्न रिमेन कांस्टेंट है। यहाँ पे किसका रिलेशन बताया गया है, रिस्क और रिटर्न का, याद रखिएगा किसकी बात हो रही है, रिस्क और रिटर्न की बात हो रही है। रिस्क और रिटर्न कैसे हैं, आपके सेम है। firm cost of capital is unaffected by the dividend policies. This is going to be very very important point। क्या कहता है कि फर्म की जो कैपिटल है वो अनअफेक्टेड रहेगी डिविडेंड पॉलिसी से। क्लियर? तो कुछ अजम्पशन एमएम अप्रोच के अंदर है, कुछ अजम्पशन गॉर्डन मॉडल के अंदर है, कुछ अजम्पशन वाल्टर मॉडल के अंदर है, और तीनों के अलग अलग फॉर्मूले हमको कैलकुलेट करने हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, इस क्वेश्चन को आपको हल करना है वाल्टर मॉडल से, गॉर्डन मॉडल से, एमएम अप्रोच से। कब कर पाएंगे, जब आपको तमाम अजम्पशन याद होंगी। एक बार मेमोराइज अगर आप लोग कर लेते हैं ना, तो इजीली इनके कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आएंगे, इन्होंने जो फॉर्मूले दिए थे वो भी समझ में आएंगे, और इन्होंने कुछ स्पेशल केसेस भी दिए थे वो भी आपको समझ में आएंगे। तो बहुत बेसिक है, मैं ज्यादा बर्डन नहीं डाल रहा हूं। आज मैंने आपको क्या क्या सिखाया, मैंने आपको डिविडेंड डिसीजन का मीनिंग सिखाया, डिविडेंड पॉलिसीज को समझाया, मैंने बताया वापिस से इनकम स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हम लोग क्या निकालेंगे, आपका डिविडेंड निकालेंगे, और अर्निंग पर शेयर को ही आप लोग डिविडेंड बोलते हैं, जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ पे डिविडेंड के केस में हमने देखा पे आउट रेशियो क्या होता है, रिटेंशन रेशियो क्या होता है, डिविडेंड पेड क्या होता है, रिटेन अर्निंग क्या होता है, और एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। उसके बाद बताइए, हम लोग जब भी वैल्यू ऑफ फर्म की बात करते हैं, या फिर हम लोग जब भी डिविडेंड डिसीजन की बात करते हैं, उस केसेस में वाल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल और एमएम अप्रोच कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं, जिनको आपको अपने ख्याल में, जहन में, मेमोरी में रखना जरूरी है। देखिए, वोल्टर मॉडल की मैं बात कर रहा हूं, पहला मॉडल है जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था। और यहाँ पे क्या बोला था, वोल्टर ने बोला था जितना भी आप लोग फिनेंसिंग करेंगे, वो सारा का सारा फिनेंसिंग आप सभी को रिटेंशन अर्निंग के बेस पे करना है। जो भी आपका रिटेन अर्निंग है, यानी कि जो आप लोगों ने पे आउट के अलावा जो पैसा बच जाता है, जो आप लोगों ने अपने पास रख लिया, उसके बेस पे आपको फिनेंसिंग करना है। और इसी कड़ी में ये जो आपका पर्टिकुलर वोल्टर मॉडल है, इसने एक फॉर्मूला दिया जो हमें बताता है जो आपका इक्विटी शेयर है उसका एग्जैक्टली मार्केट प्राइस कितना चल रहा है। माने जो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला डिस्कशन करेंगे वोल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग, जो आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ने वाले हो, वो आपको क्या बताएगा, जो आपका इक्विटी शेयर है, उस इक्विटी शेयर का एग्जैक्ट मार्केट प्राइस क्या है, वो किसके द्वारा दिया गया है, वोल्टर मॉडल के द्वारा दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा इस फॉर्मूले में अलग अलग टर्म्स का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, उनका मीनिंग क्या होता है, कैसे उनको कैलकुलेट किया जाता है। फॉर्मूला बिल्कुल आसान है। वोल्टर ने क्या कहा कि आप लोग पी को इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि सबसे पहले आपको क्या निकालना है, पी निकालना है। वोल्टर ने कहा आप लोग डी ले लीजिए, उसको के ई से डिवाइड करा दीजिए, प्लस में आपको क्या लेना है, आर को के ई से डिवाइड करा देना है,
इसकी मल्टीप्लाई आपको E माइनस डी से करा देनी है और आपको डिवाइड करा देना है के ई से। बस इतना आप लोगों का वोल्टर का फॉर्मूला है या वोल्टर का मॉडल है। ये बहुत बेसिक बात है जो वोल्टर ने दी थी कि जब भी आप लोग पी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब काफी बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे जो सिंबल यूज हुए हैं उनका मीनिंग समझा दीजिए। सबसे पहले मैं पी की बात करता हूं। तो पी का मतलब होता है, आप लोग मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक एक टर्म को जरूर याद रखिएगा। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, किसकी बात हो रही है? आपके इक्विटी शेयर की बात हो रही है। आपके इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस क्या है, ये किससे डिनोट किया गया है? पी से डिनोट किया गया है। और जो डी है वो आपका डिविडेंड है, याद रखिएगा क्या है? आपका डिविडेंड पर इक्विटी शेयर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एक एक शब्द पर जरूर फोकस कीजिएगा। पर इक्विटी शेयर, एक शेयर, एक पर इक्विटी शेयर के हिस्से कितना डिविडेंड आया वो क्या है? आपका डी है। और मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के केस में बताया था के ई का मतलब होता है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। मैंने लास्ट टाइम आपको निकालना भी सिखाया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था जब भी आप लोग आर की बात करेंगे तो हम कहेंगे रेट ऑफ रिटर्न की। आप समझते हैं रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब होता है, तो इसके ऊपर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है नहीं। इसके अलावा आपका एक शब्द इस्तेमाल हुआ है ई। ई का मतलब क्या होता है? ई आप लोगों ने सुना होगा। ई का मतलब होता है आपका अर्निंग पर शेयर। क्या कहते हैं आप लोग इसको? अर्निंग पर शेयर। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसको निकालना भी सिखाया था, अर्निंग पर शेयर, जिसको हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया था? ईपीएस से रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे ई लिख रखा है तो आप लोग ई की जगह ईपीएस भी रिप्लेस कर सकते हैं, कोई इसमें आपको ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। क्लियर? तो बहुत बेसिक और फंडामेंटल चीजें हैं। उसके बाद के ई दोबारा आ गया। क्लियर है? के ई का मतलब वही आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर? तो यहाँ पे आपको माय डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा फोकस करना है। अगर आप लोग वोल्टर मॉडल को निकालना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। P इज इक्वल टू द डी अपॉन में के ई प्लस में आर डिवाइडेड बाई के ई मल्टीप्लाई बाई ई माइनस में डी। डी का मतलब क्या होता है? डिविडेंड डिवाइडेड बाई के ई। ये फॉर्मूला है और ये सारी टर्म्स जो हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल की हैं, अगर ये सारी चीजें आप लोग निकाल पाए ना तो आपको इजीली एक फाउंडेशनल बात समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से आपके इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। अब कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना जरूरी है जब भी आप लोग वोल्टर मॉडल को अंडरस्टैंड करते हैं। नोट कर लीजिएगा। नोट क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो आपका केस है वोल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग, वो ये कहता है कि आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है अगर वो ज्यादा आ जाता है के ई से, माने कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर से, अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर से ज्यादा जाता है तो आप जो पे आउट रेशियो रखेंगे, क्या किसकी बात हो रही है यहाँ पे? शब्दों पे जरा ध्यान दीजिएगा। जो आपका पे आउट रेशियो, पे आउट रेशियो का मतलब जो आपको डिविडेंड पे करना है वो आपको 0% रखना है। बहुत बेसिक बात मैंने आपको बताई। पहला केस क्या कहता है? पहला केस कहता है अगर आपका रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल से तो आपको एक भी पैसा डिविडेंड का पे नहीं करना है, आपको सारा का सारा पैसा रिटेन करके रख लेना है। यानी कि इसको एक लैंग्वेज में और कह सकते हो, इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमें क्या करना होता है? इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमें 100% रिटेंशन करना होता है, रिटेन अर्निंग रखना होता है या रिटेंशन रेशियो रखना होता है। क्लियर है? क्या कहेंगे आप लोग? 100% रिटेंशन रेशियो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था जो पैसा आप लोग पे करते हैं वो क्या होता है? पे आउट रेशियो होता है। जो डिविडेंड आपने पे किया और जो आपने अपने पास रख लिया वो रिटेंशन रेशियो या रिटेन अर्निंग होता है। तो जब भी आपका रिटर्न ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है वो कम है और आपको बाहर से रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, तो हर एक आदमी क्या करेगा? जहां से ज्यादा बेनिफिट होता है वही करेगा। तो पहले केस में आपको माय डियर फ्रेंड जरूर अपने जहन में रखना है इस चीज को कि जब भी आर की वैल्यू माय डियर फ्रेंड्स अगर के ई से ज्यादा आ जाती है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? उस केस में हमें आपका स्पेसिफिकली पे आउट रेशियो 0 रखना है या 100% रिटेंशन रखना है। क्लियर? अब मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूं। दूसरे 1 मिनट में इसको थोड़ा सा यहां से इधर शिफ्ट कर देता हूं ताकि एक लाइन में चीजें समझ में आ जाए और जब आप लोग नोट करें तो आपको कोई परेशानी ना हो। अब ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को गौर से समझिएगा। सेकंड केस क्या कहता है? सेकंड केस बड़ा आसान है। अगर आपका लेस देन हो जाता है के ई से, माने आपका जो रिटर्न है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल से कम होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पे आउट रेशियो
आपको 100% रखना पड़ेगा। माने इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं, इस केस में हम लोग कह सकते हैं जो आपका पे आउट रेशियो है वो कितना रखना है, आपको 100% रखना है। क्लियर, माने सारा का सारा पैसा हमें आपके डिविडेंड वाला दे देना है, रोक के नहीं रखना है, रिटेन करके नहीं रखना है, क्योंकि बाहर से हमें कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा। और बाहर से बेनिफिट जब होता नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, जो आपके ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उन सबको क्या कर देते हैं, उनका पैसा दे देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी अभी मैंने क्या समझाया, अगर आपका पे आउट रेशियो अगर आप लोग देखेंगे 100% है तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपका रिटेंशन रेशियो कितना रहेगा, 0% रहेगा। क्लियर है। अब तीसरा केस और आप लोग एक याद रख लीजिएगा, बस 3 ही केस आपको याद रखने हैं यहाँ पे। तीसरा केस क्या कहता है, अगर आर और के ई आपका क्या होता है, दोनों इक्वल हो जाते हैं, रिटर्न और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अगर आपका इक्वल हो जाता है तो इस केस में जो डिसीजन है वो इररेलेवेंट हो जाता है। क्या होता है, आपका डिसीजन इररेलेवेंट होता है, ज्यादा सोचना नहीं है, जो भी करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि दोनों केस में बराबर का गेम है, दोनों केस में सेम ही रिजल्ट आपको मिल रहा है। क्लियर, तो ये बहुत फंडामेंटल चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं। अच्छा, वोल्टर मॉडल काम तभी करेगा जब इसकी अजम्पशंस कंप्लीट होती है, माने कोई भी कंडीशन है वो क्या करती है, फुलफिल करती है। आपका ध्यान रखिएगा, क्या करती है, कोई भी कंडीशन क्या करती है, आपका फुलफिल करती है या कंप्लीट करती है। मैं कहता हूं ओबे करती है। क्या करती है, आपका ओबे। तो ओबे करती है, किसको ओबे करती है, जो भी यहाँ पे अजम्पशन बनाए गए हैं, जो भी अजम्पशन हम लोगों ने लेके चले थे कहां पे, इनिशियल लेवल पे, अगर वो सारे फुलफिल हो जाते हैं उस केस में आप लोग वोल्टर मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया कि एग्जैक्टली हमें कितना पैसा पे करना। दो चीजें निकलेंगी, या तो आप लोग पूरा पैसा पे करेंगे या पूरा पैसा रख लेंगे, या एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पे इररेलेवेंट डिसीजन रहेगा। आपकी मर्जी है, आप जैसा भी करना चाहे कर सकते हैं। तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है, आपको मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है, P इज इक्वल टू द डिविडेंड अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में रिटर्न अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय अर्निंग पर शेयर माइनस में डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ये सारी चीजें अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपका वोल्टर मॉडल कंप्लीट हो गया है। ये आपको समझ के चल रहा है। आज की वीडियो में मैं आपको काफी न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच और क्लैरिटी मिल सके कि एग्जैक्टली क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाता है। ये क्वेश्चन है जो आरपी रस्तोगी वाली किताब का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर मैं आपको सही अप्रोच सिखाता हूं कैसे करना है। यहाँ पे दिया हुआ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द एबीसी लिमिटेड। कोई भी कंपनी है जिसका नाम क्या है, एबीसी लिमिटेड है। क्लियर है। यहाँ पे गिवन क्या क्या चीजें हैं इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले साफ साफ इसने लिखा हुआ है, आप इसको अर्निंग पर शेयर भी ले सकते हैं और ई भी ले सकते हैं। कितना दिया हुआ है, आपका ₹10 दिया हुआ है, तो हम लोग कितना रख लेंगे, ₹10 रख लेंगे। आगे क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के ई दिया हुआ है, ये कितना है 0.10 दिया हुआ है। क्लियर, आप लोग देख पा रहे होंगे, पॉइंट यहाँ पे विजिबल होगा। आगे क्या है, फाइंड आउट द मार्केट प्राइस। आपको क्या निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है, माने आपको पी की वैल्यू निकालनी है ऑफ द शेयर अंडर द डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न। देखिए अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न है, पहले आप लोग 8% रखेंगे, फिर आप लोग 10% रखेंगे, फिर 15% रखेंगे, माने 3 पार्ट बन गए हैं। 3 रेट के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। और आपको जो डिफरेंट पे आउट रेशियो भी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो का मतलब डिविडेंड भी आपको दिया हुआ है। पहले आप लोग 0% रख सकते हैं, 40% रख सकते हैं, 80% रख सकते हैं और आप लोग 100% रख सकते हैं। देखिए अगर आप लोग 8% आर की वैल्यू लेते हैं तो चारों पे कैलकुलेट करना है, फिर 10% पे आपको चारों को, यानी कि आप लोग सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है। पहला केस है आपका 8% दिया हुआ है। अगर मैं परसेंट बताता हूं तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.08, ये आपका रिटर्न आ गया है। अब 8% के ऊपर मैं मान लेता हूं पे आउट रेशियो जो आपका है, या मैं कहता हूं आपका डिविडेंड है। पे आउट रेशियो का मतलब क्या है, डिविडेंड है। कितना परसेंट है, आपका 0% है। डिविडेंड कितना है, 0% है। माने जो आपका अर्निंग पर शेयर 10 है, इसके अंदर से आपको डिविडेंड की टर्म में कितना पैसा देना है, ₹0 देना है। पूरा का पूरा पैसा आपका रिटेन होके रहेगा। तो इस केस में आपको मार्केट प्राइस निकालना है। तो मार्केट प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला था, मैंने बताया था P
इज इक्वल टू द डी डिवाइडेड बाई के ई प्लस में आप लोग आर डिवाइडेड बाई के ई मल्टीप्लाई में ई माइनस में पी कर दे, सॉरी ई माइनस में डी कर देंगे, यानी कि डिविडेंड अपॉन में क्या कर देंगे आप लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कर देंगे। डिविडेंड की वैल्यू आपकी 0 है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कितना है 0.10 है, प्लस में आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना है 0.08 है, और आपकी ये आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है ये है, और इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी है आपकी ईपीएस की वैल्यू 10 है, डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं 0 पे कर रहे हैं, डिवाइड कितने से कर देंगे आपका के ई से, के ई कितना है 0.10। क्लियर है, ये वाली टर्म तो 0 हो ही जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। अब इसको जब आप लोग सोल्व करते हैं, माने आप लोग 0.08 को डिवाइड करते हैं 0.10 से, मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, अगर आप लोग इसको क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं 0.10 से, तो आपको आंसर मिलता है 80, यानी कि आपका मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा 80 रुपए आ जाएगा। अगर आपका क्या है, अगर आपने रेट कितना लिया 8% और डिविडेंड कितना लिया है 0%। अब यहीं पे देखिए, अगर मैं आर तो सेम रखता हूं, आर आपका सेकंड पार्ट लेके चल रहा हूं, अगर आपने आर तो कितना रखा 8% रखा, माने रिटर्न 8% रखा है, माने 0.08 रखा है, बट जो आपका पे आउट रेशियो माने जो डिविडेंड है वो चेंज हो गया, वो कितना हो गया है 40% हो गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे डिविडेंड अगर 40% हो गया है, 10 रुपए का अर्निंग पर शेयर है, तो उसका 40% आपको पे कर रहा है। 10 में 10 का 40% कितना होता है 4 रुपए, माने आप लोग क्या कह सकते हैं डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। और अगर आप लोग मार्केट प्राइस का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप लोग निकाल दीजिए, क्या करेंगे डी डिवाइडेड बाई के ई और प्लस में क्या कह देंगे आर डिवाइडेड बाई के ई मल्टीप्लाई में ई माइनस में कितना आ जाएगा आपका डी, और डिवाइड हम लोग कितने से कर देंगे के ई से कर देंगे। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, डी की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है, और के ई की वैल्यू कितनी है 0.10 है, प्लस में हम लोग क्या करेंगे आर का मतलब कितना है वही आपका 0.08 है, डिवाइडेड बाई 0.10 है, और आपका अर्निंग कितना था 10 सा, कितना पे कर रहे हैं डिविडेंड 4 पे कर रहे हैं, इसको डिवाइड कितने से करना है 0.10 से। ये 10 किसकी वैल्यू है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल का है। क्लियर, आई थिंक ये 40 बन जाएगा, 4 को अगर आप लोग डिवाइड करते हैं 0.10 से तो 40 बनता है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 40 आ गया है, प्लस में अगर आप लोग देखेंगे इसको सोल्व करेंगे तो आई थिंक ये 48 बन जाएगा, तो कितना हो गया 88 हो गया। ये किसकी वैल्यू आई है आपके मार्केट प्राइस की वैल्यू आई है। क्लियर, तो ऐसे करके आप लोग सोल्व कर सकते हैं। जैसे अभी रेट मैंने फिक्स किया हुआ है 8% पे चारों की वैल्यू निकाल देता हूं, फिर आप लोग 10% पे निकाल देंगे, 15% पे निकाल देंगे। हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग वोल्टर मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको अपने जहन में रखना है। तीसरा पार्ट मैं लेके चल रहा हूं, मैंने रेट ऑफ रिटर्न को तो 8% ही रखा, 8% का मतलब कितना होता है 0.08 होता है, लेकिन जो आपका डिविडेंड है वो कितना है, डिविडेंड अब हम ले लेते हैं 80%, माने 10 में से 8 रुपया हम लोग पे कर देंगे, 80% का यही रहेगा। आपको फिर से मार्केट प्राइस वाला फॉर्मूला वाल्टर मॉडल लगा देना है, डी डिवाइडेड बाई के ई आ जाएगा, प्लस में आप लोग आर डिवाइडेड बाई के ई मल्टीप्लाई में आप लोग क्या करते हैं ई माइनस में डी, और हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं के ई से डिवाइड कर देते हैं। डिविडेंड कितना है आपका 8 रुपए है, के ई कितना है 0.10 है, प्लस में आपका आर कितना है 0.08 है, हमें डिवाइड करना है 0.10 से, ई कितना है आपका 10 रुपए है, आपने 8 पे कर दिया, अपन में कितना आ जाएगा 0.10। बस इसको सोल्व करना है, सोल्व कैसे करेंगे, ये आपका 80 हो जाएगा। ओके, प्लस में क्या करना है आपको 0.08 डिवाइडेड बाई आप लोग क्या करेंगे 0.10 मल्टीप्लाई में 10 में से 8 गया तो 2 हो जाएगा, इसको मेरे को क्या करना है आपका इसको डिवाइड कर देना है 0.10 से। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, माने 80 प्लस 16 कितना हो गया 96। तो मार्केट प्राइस कितना आ गया आपका 96 आ गया। किस केस की बात हो रही है, अगर आपने क्या किया है, आपने 80% क्या रखा है आपका डिविडेंड रखा है, डिविडेंड रेशियो कितना रखा है 80% रखा है। अब अगर आप लोग 100% डिविडेंड माने सारा का सारा पैसा ही पे कर देते हैं, उस केस को जरा ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। लास्ट केस चलो समझा रहा हूँ, फिर इसके बाद बाकी पार्ट आप लोग खुद करेंगे। क्या है आपका आर आपको 0.08 रखना, माने 8% रखना है, लेकिन आप डिविडेंड कितना ले रहे हैं 100%, तो 100% मतलब डी आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या कहता है, मार्केट प्राइस अगर आपको निकालना है इक्विटी शेयर का, तो आप लोग वोल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग डी डिवाइडेड बाई के ई प्लस में आर डिवाइडेड बाई के ई मल्टीप्लाई में ई माइनस में डी और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका के ई। जस्ट पुट द वैल्यूज, वैल्यूज कितनी है आपका डी
कितना है आपका 10 है, के कितना है 0.10, प्लस में आर कितना है, रिटर्न कितना है 0.08 है, और डिवाइड कर देंगे आपका 0.01 से, और आपका सॉरी 0.10, यहाँ पे कितना आएगा 10, मल्टीप्लाई में इक्विटी शेयर की वैल्यू 10 है और डिविडेंड भी कितना है 10 है, और डिवाइड कितने से कर देंगे आपका 0.10 से। देखिए 10 में से 10 गया तो 0, तो ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। अगर 10 को अगर आप लोग इसको देखते हैं तो आई थिंक ये 100 हो जाना चाहिए, 10 डिवाइडेड बाय 0.10 तो कितना हो जाएगा 100। यस, यहाँ पे कितनी आ गई, पी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 100 आ गई, तो मार्केट प्राइस कितना हो गया आपका 100 हो गया। क्लियर? तो ऐसे करके माय डियर फ्रेंड्स आपको केस को सोल्व करना है, जितने भी क्वेश्चन आपको गिवन होते हैं उन तमाम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मैंने आर फिक्स किया, अभी क्या करना है आपको 10% आर लेकर के 0% अगर आप लोग डिबेंचर या पे आउट रेशियो रखते हैं, 40% रखते हैं, 80% रखते हैं, 100% रखते हैं, ऐसे करके आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो आपको 10% और 15% पे आपकी क्या क्या वैल्यूज आती हैं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल सके कि क्वेश्चन को सही अप्रोच से कैसे सोल्व किया जाता है। तो ये तो एक तरीके का क्वेश्चन हो गया। एक और तरीके का क्वेश्चन, केवल 2 ही तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम सॉरी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है वही 3 अलग अलग कंपनी है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और आपका क्या दिया हुआ है सी लिमिटेड। यहाँ पे आर की वैल्यू देखिए कितनी दी हुई है, 15% दी हुई है। अगर आप लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर की बात करते हैं 10% है, और अगर आप लोग अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तीनों केसेस में 8 रुपए है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेट द इक्विटी शेयर, आपको क्या कैलकुलेट करना है, इक्विटी शेयर कैलकुलेट करना है वोल्टर फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिविडेंड पे आउट रेशियो या पेमेंट रेशियो। देखिए कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे अगर आपको ये कहता है डिविडेंड पेमेंट रेशियो, क्लियर है, क्या दिया हुआ है डिविडेंड पेमेंट रेशियो, इसका मतलब ये आपका पे आउट रेशियो ही है, डोंट बी कंफ्यूज। ये क्या दिया हुआ है, पे आउट रेशियो ही गिवन है। क्लियर? तो इसका मतलब सेम होता है। एक कंपनी के लिए मैं कैलकुलेट कर देता हूं, ए लिमिटेड के लिए, बी और सी का आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। देखिए मैं किसके लिए काम कर रहा हूं, फॉर ए लिमिट, फॉर कंपनी, मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या है, फॉर कंपनी ए लिमिटेड। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ए लिमिटेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आर की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है, 15% दी हुई है। 15% का मतलब 100 से डिवाइड करेंगे 0.15 आ जाएगा। अगर आप लोग के कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करते हैं, आपको 10% दिया हुआ है, इसका मतलब 0.10 आ जाएगा। अगर आप लोग बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की, माने ई की या ईपीएस, वट एवर यू कैन राइट, ईपीएस भी लिख सकते हैं, ₹8 है, माने 8 रुपए की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसने बोला है को आपका जो डीपी यानी कि आपका डिविडेंड पेमेंट जो है वो आपके 3 अलग अलग केसेस दिए हुए हैं। यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा। पहला पार्ट क्या है, अगर आप लोग डिविडेंड कितना लेके चलते हैं, 25% लेके चलते हैं। अगर आप लोग डिविडेंड कितना लेके चलते हैं, 50% लेके चलते हैं। अगर आप लोग डिविडेंड कितना लेके चलते हैं, 75% लेके चलते हैं। देखिए टोटल ईपीएस कितना है, 8 रुपए है। 8 रुपए का 25% चौथा हिस्सा माने 2 रुपए, यानी कि 25% का मतलब आपको डिविडेंड कितना लेना है, ₹2 लेना है। 50% का मतलब 8 का 50% 4 हो जाएगा, और 75 का मतलब 8 का मतलब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। माने यहाँ पर भी पहले पार्ट के अंदर भी 3 केसेस बनेंगे, ऐसे ही बी लिमिटेड के लिए भी 3 केसेस बनेंगे, ऐसे ही सी लिमिटेड के लिए भी आपको 3 केसेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं पार्ट ए सोल्व करता हूं 25% के लिए। माने अगर आप लोग पहले पार्ट को सोल्व करने की, हल करने की एक कोशिश करते हैं, तो देखिए आप कैसे पहुंचेंगे। P इज इक्वल टू द, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, D डिवाइडेड बाई के ई, प्लस में क्या था R डिवाइडेड बाई आपका क्या आ जाएगा के ई, ई माइनस में कितना आ जाएगा D, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा के ई आ जाएगा। कुछ इस तरीके का ही फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। डिविडेंड कितना रखना है, 2 रुपए रखना है, ओके। प्लस में के ई कितना है आपका, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 0.10 है, ठीक है। और प्लस में कितना है आर, आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 0.15 दिया हुआ है। के की वैल्यू है 0.10, मल्टीप्लाई में देखिए आपका पूरा ई कितना है, आपका ई 8 रुपए का है, ठीक है। ई कितना है आपका 8 रुपए का है। डिविडेंड पहले केस में कितना है, 2 रुपए है, इसको डिवाइड कर देंगे, सॉरी इसको क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे 0.10 से। क्लियर? तो क्या आंसर आएगा देखिए ध्यान से, P इज इक्वल टू द, ये तो 20 आ गया,
प्लस में कितना है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे मेरे को 0.15 को डिवाइड करना है 0.10 से, मल्टीप्लाई करना, 8 में से 2 जाएगा तो 6 से, और इसको डिवाइड कर देना है मेरे को 0.10 से, तो आपका आंसर आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 90। कितना आ जाएगा 90। तो पहले केस में आपकी वैल्यू कितनी आ गई 110 रुपीज 110, तो मैं पी की वैल्यू कितनी कह सकता हूं रुपीज 110। याद रखिएगा ये पहली वैल्यू है, पहला केस है जो हम लोगों ने सोल्व किया है। क्लियर? कब? जब आप लोगों ने डिविडेंड को 25% रखा है, डिविडेंड पेमेंट रेशियो को कितना रखा है 25% रखा है। अब सेकंड केस अगर आप लोग ले लेते हैं, जब आपने डिविडेंड पेमेंट रेशियो को कितना रखा है 50% रखा है, इसका मतलब डी की वैल्यू आपकी कितनी है, आप लोग मान के चल सकते हैं 4 रुपए है। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है P इज इक्वल टू द डी अपॉन में के ई, माने कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आर डिवाइडेड बाई के ई, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा ई माइनस में डी, और डिवाइड में कितना आ जाएगा के ई आ जाएगा। क्लियर? बहुत बेसिक सी बात है। डिविडेंड कितना रखा 4 रुपए रखा, के ई कितना है आपका 0.10 है, प्लस में आर की वैल्यू कितनी है, आर फिक्स है, आर अपना कितना है 0.15 है, 0.15 है, यहाँ पे कितना है 0.10 है, शेयर की वैल्यू 8 रुपए थी, 4 रुपए आपने डिविडेंड पे किया, आपका कितना आ जाएगा 0.10। अगर आप लोग पी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट निकाल पाएंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ओके, कितना हो गया 40 हो गया, प्लस में अगर आप लोग डिवाइड करते हैं 0.15 को डिवाइड करता हूं 0.10 से, मल्टीप्लाई करता हूं 8 में से 4 गया तो 4, और इसको डिवाइड कर देता हूं 0.10 से, तो ये आ जाएगा आपका 60 रुपीज। कितना आ गया 60 रुपीज, माने आपका कितना 40 प्लस 60 कितना हो गया 100 हो गया। तो किसकी वैल्यू है माय डियर फ्रेंड्स, पी की वैल्यू है। तो इस केस में आपकी मार्केट प्राइस कितनी आ गई 100 रुपए, और यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे थी आपकी 110 रुपए। क्लियर? तो यहाँ पे आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। 2 केसेस में करा चुका हूं, अब एक केस और ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी मिल सके। तीसरे केस में हमने क्या रखा है, हमने डिविडेंड पेमेंट रेशियो कितना रखा है 75% रखा है, माने डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 रुपीज आ जाएगी। बस आपको फॉर्मूला पुट करना है, डिविडेंड की वैल्यू 6 है, आपका ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 0.10 है, प्लस में आर कितना है वही 0.15 है, और अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे 0.10 मल्टीप्लाई में इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू 8 है, 6 रुपए डिविडेंड पे किया है 0.10 आ जाएगा। इसका मतलब ये तो आपका 60 आ जाएगा, तो P इज इक्वल टू द 60, और प्लस में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मेरे को क्या करना है 0.15 को डिवाइड करना है 0.10 से, 8 में से 6 गया तो 2, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 0.10 माने 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे P इज इक्वल टू 30 प्लस 60 कितना आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं वोल्टर मॉडल का इस्तेमाल करके। तो ये पूरा कट्ठा चिट्ठा किसका हुआ है, ये हुआ है आपका ए लिमिटेड का। अब ऐसे ही सोल्व करेंगे आप लोग तीनों केसेस बी लिमिटेड के लिए, फिर आप लोग किस पे जाएंगे सी लिमिटेड पे जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं वोल्टर मॉडल आपको समझ में आया होगा क्या लफड़ा रहने वाला। देखिए इनिशियल लेवल से मैंने क्या बताया, मैंने बताया 3 मॉडल हम लोग पढ़ेंगे, वोल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, एमएम अप्रोच। क्वेश्चन 2 ही तरीके से पूछा जाएगा, या तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिस कराई, या ये अजम्पशन आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, मैंने बता दिया वोल्टर मॉडल क्या कहता है, कितने केसेस आपको याद रखने हैं, ये आपके कंक्लूजन के काम आएंगे जब पूछेगा कि कमेंट कीजिए, टिप्पणी कीजिए, और ये फॉर्मूला है कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है, मैंने आपकी जो बुक के अंदर न्यूमेरिकल्स आरपी रस्तोगी के अंदर वो भी प्रैक्टिस करा दी है। उम्मीद करता हूं चीजें यहां तक आपको समझ में आई होगी। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके गॉर्डन मॉडल को, और इससे आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग एमएम अप्रोच को अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, हम लोग क्या अंडरस्टैंड करने वाले हैं, हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे गॉर्डन मॉडल को। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, गॉर्डन मॉडल के अजम्पशन पे हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आज हम किस विषय पर चर्चा करेंगे, इसने कौन सा फॉर्मूला दिया, कैसे उसका इंप्लीमेंटेशन होगा, कैसे न्यूमेरिकल को सही तरीके से अप्रोच करना है। अगर मैं बात करूं अजम्पशन की, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज देखिए इसकी कंडीशन है, माने अगर आप लोग गॉर्डन मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो आपको एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है वो किससे बड़ा होना चाहिए, आपका ग्रोथ से बड़ा होना चाहिए। याद रखिएगा जी का मतलब क्या होता है, आपका ग्रोथ होता है। क्लियर? तो ये इसकी कंडीशन है कि जब भी आप लोग गॉर्डन मॉडल अप्लाई करेंगे तो आपको पहले ये चेक करना है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है वो किससे बड़ा होना चाहिए, आपका ग्रोथ से बड़ा होना चाहिए। यहीं पे माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जी का मतलब मैंने यहाँ पे आपको बताया, जी का मतलब क्या है, जी का मतलब आपका ग्रोथ होता है। और जब आप लोग न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो जी का एक फॉर्मूला बनता है, जी का फॉर्मूला क्या
क्या बनता है, आपको बी को आर से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? माने अगर आप लोग बी को आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, आपको ग्रोथ मिल जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये बी का मतलब क्या है। बी का मतलब होता है आपका रिटेंशन रेशियो, जो हम लोगों ने पढ़ा था। क्लियर? अभी मैं वो डिटेल में आपको समझाऊंगा। बी का मतलब होता है आपका रिटेंशन रेशियो और आर का मतलब होता है रिटर्न, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि एग्जैक्टली कितना रिटर्न हमें मिलता है। तो अगर आप लोग रिटेंशन रेशियो को रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, ग्रोथ मिल जाता है। और यही ग्रोथ अगर आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल से छोटा होता है ग्रोथ, तो उस केस में आप लोग गॉर्डन मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और आपको याद रखनी है, गॉर्डन मॉडल का इस्तेमाल करके भी हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, पी कैलकुलेट करते हैं। पी का मतलब क्या था, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, दिस इज द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। ये क्या है, मार्केट प्राइस है किसका, इक्विटी शेयर का। तो इसको याद रखना है, ये किसका मार्केट प्राइस है, इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस है। और इक्विटी शेयर के मार्केट प्राइस को यूज करने या निकालने के लिए हम लोग गोल्डन और वोल्टर दोनों मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशंस बदल जाती है क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ का फैक्टर आ जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे आपको समझना ये है माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो आपका रिटेंशन रेशियो है ये निकलता कैसे है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोगों को इनिशियल वीडियो याद है तो मैंने बताया था इन दोनों का पे आउट रेशियो या फिर डिविडेंड रेशियो बोल दीजिए इसको, या फिर रिटेंशन रेशियो, इन दोनों का सम कितना होता है, आपका 100 होता है। तो जब भी आप लोग परसेंटेज की बात करेंगे, रेशियो की बात करेंगे, जैसे मैं अगर बात करता हूं, अगर मैं कह देता हूं आपका जो डिविडेंड रेशियो है, या फिर आप लोग ले लीजिए, मैंने कहा आपको पे आउट रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो पे आउट रेशियो का मतलब क्या है, पे आउट रेशियो अगर मैं 40% लेता हूं, क्लियर है, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, इसको 100 से डिवाइड कर सकता हूं, यानी कि 40 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपका 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा 0.4। माने आप लोग क्या कह सकते हैं, आपका पे आउट रेशियो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कितना है, 0.4 है। आपको करना क्या है, आपको एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। जब भी आप लोग पे आउट रेशियो निकालते हैं, यानी कि मैं क्या कह दूंगा, पे आउट रेशियो आप लोग निकाल लीजिए, प्लस में आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे रिटेंशन रेशियो, आर से लिख देता हूं, ठीक है ना, इज इक्वल टू द, अगर आप लोग पॉइंट्स में 1 से छोटी डिजिट लेके चलते हैं तो 1 के इक्वल रखेंगे, लेकिन अगर आप लोग परसेंटेज में लेके चलते हैं, जैसे मैंने अभी भी बताया ना आपका, ये तो क्या बन गया आपका पे आउट रेशियो बन गया, ये रिटेंशन रेशियो बन गया। अगर आप लोग परसेंटेज में लेके चलते हैं तो आपको कितना लेके चलना पड़ेगा, 100% लेके चलना पड़ेगा। दोनों केसेस में आपका आंसर सेम आएगा। देखिए कैसे, अगर आपका पे आउट रेशियो कितना है, 0.4 है, और दोनों का सम पे आउट रेशियो ले लीजिए प्लस में रिटेंशन रेशियो ले लीजिए। अगर आप लोग पॉइंट से अगर 1 वाली डिजिट लेके चलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, प्लस वाली डिजिट इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी। रिटेंशन रेशियो एक में से अगर 0.4 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.6 बचेगा। तो इस तरीके से आपको बी की वैल्यू निकालनी है, और परसेंटेज में निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, टोटल सम होता है 60% और आपका पे आउट रेशियो कितना है, 40%। तो सॉरी, सम कितना है 100% और आपका पे आउट रेशियो कितना है 40%, तो 60% हो जाएगा। 60% को क्या लिखा जा सकता है, 0.6 लिखा जा सकता है। तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, अगर आप लोग इन बातों को ध्यान में रखेंगे ना तो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। अब मेन मुद्दे पर आते हैं, जो आपका गॉर्डन मॉडल है वो क्या फॉर्मूला देता है और कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है। देखिए गॉर्डन ने बहुत बेसिक फॉर्मूला कहा, आपको इक्विटी शेयर कैपिटल का मार्केट प्राइस अगर निकालना है, आपको ई को मल्टीप्लाई कर देना है 1 माइनस बी से और डिवाइड कर देना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर से, माइनस कर देना है ग्रोथ को। क्लियर? तो बहुत बेसिक फॉर्मूला किसने दिया, आपके गॉर्डन ने दिया कि एग्जैक्टली आपको क्या निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है इक्विटी शेयर कैपिटल का। तो आपको क्या करना है, ई को मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस में बी। देखिए ई का मतलब क्या होता है, आप सभी इससे नोन है। अगर मैं ई की बात करता हूं, ई का मतलब आप लोग समझ सकते हैं क्या होता है, ये आपका ईपीएस होता है, अर्निंग पर शेयर होता है। लेकिन बी क्या है, बी मैंने अभी अभी आपको कराया, दिस इज द रिटेंशन रेशियो। क्या बोलते हैं आप लोग इसको, रिटेंशन रेशियो। कैसे कैलकुलेट करना है इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं। और के ई क्या होता है, के ई मैंने बताया था, दिस इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल या कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, व्हाट एवर यू कैन राइट। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएगा। और जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब होता है ग्रोथ, जिसको हम लोग बी आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब हो सकता है आपकी किताब में इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हो, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ई इंटू 1 माइनस में बी, और अपॉन में कितना आ जाएगा, के ई, और माइनस में क्या लिखा होगा, बी आर। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब क्या है, मायना क्या है,
मीनिंग क्या है, सेम है। क्लियर? तो अगर आप लोग लगाना चाहते हैं गोल्डन मॉडल को, तो आपको ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, जहां से हमें क्या मिल जाएगा, जहां से हम लोग इजीली क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, पी कैलकुलेट कर पाएंगे। यानी कि आपको क्या निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है, किसका, इक्विटी शेयर का। क्लियर? तो अगर आप लोगों को इक्विटी शेयर निकालना है, इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस निकालना है यूजिंग द गोल्डन मॉडल, तो हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको पहले याद दिलाता चलूं, इससे पहले हम लोगों ने वोल्टर मॉडल पढ़ा था, अगर आप सभी को याद हो तो हमने क्या पढ़ा था, वोल्टर मॉडल पढ़ा था। और वोल्टर मॉडल अगर आपको याद है तो मैंने बताया था यहाँ पे भी हम लोग मार्केट प्राइस ही निकालते हैं, मार्केट प्राइस के ऊपर इक्विटी शेयर कैपिटल निकालते हैं। यहाँ पे आपका फॉर्मूला आया था, डिविडेंड को आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल से डिवाइड किया, आर को आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल से डिवाइड किया, ई में से डी को माइनस करके, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल से आपने क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। तो बहुत बेसिक फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसका इंप्लीमेंटेशन भी आपको आना चाहिए। मैं फिर आपको बता रहा हूं, एग्जामिनेशन के अंदर तीनों मॉडल के अजम्पशंस पूछे जा सकते हैं, तीनों मॉडल के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स तो आना ही आना है, क्योंकि आपका सेपरेट चैप्टर है। तो अच्छे खासे मार्क्स आपको ये चैप्टर दिला सकता है। अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो समझ लीजिए ये मार्क्स फ्री के हैं, यहाँ पे आपको ज्यादा लॉजिक पुट करने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सेम न्यूमेरिकल ले लेता हूं जो मैंने आपके वोल्टर मॉडल वाले केस में ली थी, ताकि एक सही अप्रोच आपको समझ में आए। डेटा पूरा का पूरा वैसे ही गिवन है। अगर आप लोग वोल्टर मॉडल लगाते हैं, इस मुद्दे पर हमने चर्चा की, लेकिन जब आप लोग गोल्डन मॉडल लगाते हैं तो उसकी अप्रोच क्या रहेगी, पहले डेटा गिवन है, आपका ईपीएस गिवन है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपका क्या गिवन है, आपका ईपीएस गिवन है, जिसको आप लोग ईपीएस बोल दीजिए या फिर ई बोल दीजिए। कितना दिया हुआ है, 10 रुपीज दिया हुआ है। आगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल भी दिया हुआ है, के ई कितना दिया हुआ है, 0.10 दिया हुआ है। अगर आपको आगे ध्यान देंगे, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे यही है, आर की अलग अलग वैल्यू है, आर 8 भी परसेंट है, 10% भी है, 15% भी है। ऐसे ही आपका जो पे आउट रेशियो है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, पे आउट रेशियो 0% भी रखना है, 40 भी रखना है, 80 भी रखना है और 100 भी रखना है। तो कैसे बताया था, मैं एक बार आर को फिक्स कर लेता हूं। लेटस से पहले हम लोग 8% पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 8% पे आपको जो पे आउट रेशियो लेना, ध्यान से देखिएगा, पहले क्या करेंगे आप लोग, पे आउट रेशियो लेंगे 0। क्लियर है? 0 तो बहुत आसान है, मैं पहला केस ले लेता हूं 40% वाला। क्लियर? सेकंड केस हम लोग क्या लेके चलेंगे, जब आपका पे आउट रेशियो कितना हो जाएगा, 80%। और तीसरा केस क्या है, आपका 100%। तो 3 सवाल अलग अलग बनते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। लेकिन मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, आपकी बार वोल्टर मॉडल का इस्तेमाल ना करके गोल्डन मॉडल का इस्तेमाल करूंगा। अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला होता है, हमें निकालना क्या होता है, हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है। अगर आप लोग गोल्डन मॉडल को निकालते हैं, P इज इक्वल टू द E मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में B होता है, अपॉन में कितना आ जाता है, आपका KE आ जाता है, और माइनस में कितना आ जाता है, ग्रोथ फैक्टर आ जाता है। अब G का फॉर्मूला मैंने बताया था, G कैसे निकालते हैं, B को R से मल्टीप्लाई करना है। R हमारे पास कितना है, 8% है, जिसको हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.08 लिख सकते हैं। पे आउट रेशियो कितना है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, पहला केस लेके चलते हैं, पे आउट रेशियो आपका 40% है। तो अगर मैं कहूं आपका रिटेंशन रेशियो कितना आ जाएगा, रिटेंशन रेशियो आपका 60% आ जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.6। तो रिटेंशन रेशियो यानी कि बी कितना है, बी आपका 0.6 है। समझ में आई ना मेरी बात, बी कितना है आपका 0.6 है। ये 40 है तो 60 बच जाएगा, सीधी सीधी बात है। और रिटेंशन रेशियो ही तो क्या होता है, आपका बी होता है। क्लियर? अगर आप लोग यहाँ पे बी निकालना चाहते हैं, यहाँ पे बी निकालेंगे, जैसे आपका पे आउट रेशियो कितना है, 80% है, तो आपका रिटेंशन रेशियो कितना होगा, 20 होगा। और 20 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 100% पे आउट रेशियो है, तो रिटेंशन रेशियो 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपकी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, आपकी 0 हो जाएगी। यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आई है, आपकी 0.6 आई है। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। बी की वैल्यू कितनी है, 0.6 है, मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू कितनी है, 0.08 है। अगर आप लोग इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माने 0.6 को अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 मिनट, क्या है आपका 0.6 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं कितने से, 0.08 से, तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा 0.048, यानी कि 0.048। ये किसका आंसर है, ये आपके ग्रोथ फैक्टर का आंसर है। क्लियर? बस आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर मैं पी की बात करता हूँ, इक्विटी शेयर ईपीएस कितना है, 10 है, और 1 माइनस में बी करना है। 1 माइनस में बी माने रिटेंशन कितना है आपका, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 0.6 आया है। ओके, कितना हो गया, 0.6 आ गया।
कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 0.10 है, माइनस करना है जी की वैल्यू कितनी आई है 0.48, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। अब ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 है, अगर 1 में से 0.6 जाएगा तो 0.4 बच जाएगा, डिवाइड में कितना है 0.10 माइनस में 0.048, इसको अगर आप लोग डिवाइड कर देंगे तो आपको मार्केट प्राइस मिल जाएगा। जैसे अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं फटाफट से तो कितना आ जाएगा 10 को मल्टीप्लाई करना है 0.4 से, डिवाइड करना है 0.10 माइनस में कितना है आपका 0.048 से, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा 39.95 आ जाएगा समथिंग, कितना है आपका 39.95। तो आपको थोड़ा ध्यान में देना है कैसे इसको कैलकुलेट करना है, अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक है वो जरूर चेक कर लीजिएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा मार्केट प्राइस आ जाएगा, क्लियर। तो ये पहला केस था जब आपने पे आउट रेशियो कितना लिया था, जब आपने पे आउट रेशियो 40% लिया था। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं आपका पे आउट रेशियो अगर आप लोग कितना ले लेते हैं 80% ले लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो रिटेंशन रेशियो है वो कितना बन जाएगा आपका 20% बन जाएगा। 20% का मतलब 0.2 आ जाएगा, क्लियर। तो बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 0.2 आ गई है। अब आगे अगर आप लोग गोल्डन मॉडल को अप्लाई करना चाहते हैं तो वही अपनी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को फॉर्मूला को पुट करेंगे, P इज इक्वल टू द E इंटू में 1 माइनस में B डिवाइडेड बाई के ई माइनस में कितना आ जाएगा जी। आपको क्या निकालना है ग्रोथ फैक्टर निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बी मल्टीप्लाई बाई आर होता है। बी की वैल्यू कितनी है 0.2 है, आर वही है आपका 0.8 है, क्लियर है 0.8। अगर आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माने 0.2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 0.08 से तो कितना बनेगा आपका 0.16 बनेगा, 016 बनेगा। तो ये क्या आ गया आपका जी आ गया। वैल्यूज को आपको पुट करना है, ई की वैल्यू कितनी है 10 है, 1 माइनस में बी की वैल्यू कितनी है 0.2 है, डिवाइड करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 10 है, माइनस में कितना आया है 0.16 आया, 016 आया है। अगर आप लोग ऊपर वाले को सोल्व करते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 0.8 आ जाएगा, डिवाइड आपको करना है 0.10 के अंदर से अगर मैं माइनस कर देता हूं 0.016 तो आपका कितना बनेगा 0.08 बनेगा, यानी कि 0.084 बन जाएगा, क्लियर। अगर आप लोग इसको सोल्व करते हैं 10 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 0.8 आपका बनता है 8 को डिवाइड कर देता हूं अगर मैं 0.084 से, तो अगर आप लोग इसको डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर 1 मिनट कितना आ गया, ऊपर वाला कितना आया है, ऊपर वाला आपका आ गया 8 आ गया, ठीक है। नीचे क्या है आपका 0.084 आ गया। अब इसको क्या करना, आप आंसर इसको सोल्व कर लीजिए, यानी कि अगर आप लोग 8 को डिवाइड करते हैं 0.084 से डिवाइड करते हैं तो ये कुछ 95 समथिंग आएगा, कितना आएगा आपका 95% के समथिंग आएगा। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन एरर है इस कैलकुलेटर में, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 95% आपका आ जाएगा। तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, सिर्फ आपने क्या किया रिटेंशन रेशियो को चेंज किया है। जैसे अगर आप लोग थर्ड केस ले लेते हैं, थर्ड केस के अंदर क्या करना है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, बस क्या बदलेगा आपका रिटेंशन रेशियो। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या गिवन है आपको पे आउट रेशियो गिवन है, तो क्या है पे आउट रेशियो, पे आउट रेशियो कितना दिया हुआ है 100% दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है रिटेंशन रेशियो कितना हो जाएगा 0%। अब हमें फॉर्मूला लगाना है P इज इक्वल टू द E इंटू 1 माइनस में B डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई बाय बी आर कह दीजिए या जी कह दीजिए। ई की वैल्यू 10 है, 1 माइनस में बी कितना है आपका ध्यान से देखिएगा 0 है, क्लियर। अपन में क्या कहेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर ये हो जाएगा बी आर, बी कितना है आपका देखिए बी की वैल्यू 0 है तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, माने 10 अपॉन में कितना हो जाएगा, इसको अगर आप लोग पॉइंट को हटाते हैं तो ये हो जाएगा 100, ठीक है, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 100। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 100, तो मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा आपके शेयर का 100 रुपए हो जाएगा, क्लियर। तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन आपको करनी है, बस यहाँ पे समझना क्या है, आपने जो फॉर्मूला यहाँ पे समझा उस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है। ये वाला क्वेश्चन स्टार फॉर्मूला है, बस कंडीशन याद रखिएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर किससे ज्यादा होना चाहिए, ग्रोथ से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन अगर फुलफिल करती है तभी आप लोग गोल्डन मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं, रादर देन आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ गोल्डन मॉडल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, गोल्डन मॉडल को करने का सही अप्रोच क्या है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन अगर मैं कहूँ कि आपको वॉल्टर मॉडल से पूछा हुआ था, सेम क्वेश्चन मैं कहूँ आपको अगर आपको किससे सोल्व करना है, आपको मान लीजिए गोल्डन मॉडल से सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे। देखिए जो डेटा गिवन है उसको लिख लीजिए। सबसे पहले ये ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड है, हम लोग ए लिमिटेड के लिए सोल्व कर लेते हैं। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 15% दी हुई है, 15%
का मतलब क्या होता है 0.15 हो जाएगा। ओके, आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, 10% का मतलब 0.10 हो जाएगा। आपका ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 रुपए दिया हुआ है। क्लियर, इतनी बातें आई होप कि आपको समझ में आई होगी। ये रुपीज 8 है। क्लियर है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है आपको, डीपी रेशियो दिया हुआ है, डिविडेंड पे आउट रेशियो या पेमेंट रेशियो दिया हुआ है। पहले केस में कितना लेके चलेंगे 25% लेके चलेंगे। क्लियर, कितना है 25%। फिर आपको 50 लेना है, फिर आपको 75 लेना है। एक बार मैं मान लेता हूं ये डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है 25% है। अगर 25% डिविडेंड पे आउट रेशियो है तो अगर आपसे पूछा जाए रिटेंशन रेशियो कितना है, तो रिटेंशन रेशियो माने हम लोग बी निकाल रहे हैं, तो 100 में से 25 जाएगा तो 75% बचेगा। 75% का मतलब क्या होता है 0.75। क्लियर, तो बहुत बेसिक बात थी। ये क्या आ गया 0.75 आ गया है। अब हमें निकालना है जी, ग्रोथ फैक्टर निकालना है। क्या होता है बी की मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे आर से। बी कितना है 0.75 है, आर कितना है आपका 0.15 है। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो जी कितना आ जाएगा, यानी कि हम लोगों को क्या करना है 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.15 कितना आ जाएगा 0.1125। ये किसका आंसर है माय डियर फ्रेंड्स, ये ग्रोथ फैक्टर का आंसर है। क्लियर है जी। यहाँ पे कितना है आपका ये वैल्यू देख लीजिए, और अगर आप लोग इक्विटी शेयर देखेंगे तो ये वाली वैल्यू है। क्लियर, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे 0.10 है, यहाँ पे कितना है 11 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या अप्लाई करना है, आपका जो स्पेसिफिकली गॉर्डन मॉडल है। गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला क्या कहता है, गॉर्डन मॉडल हमें कहता है, बेसिक कैलकुलेशन कर लीजिए, पी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ई मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में बी रखना है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को आपको जी में से माइनस कर देना है। ठीक है, यानी कि ई की वैल्यू हमारे पास कितनी रखी गई है, अर्निंग पर शेयर 8 रखी गई है। ओके, 1 माइनस में बी, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके, बी की वैल्यू है 0.75 है, और आपको डिवाइड कर देना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर 0.10 से, ग्रोथ कितना आ रहा है आपका 0.1125। क्लियर है, तो यहाँ पे अगर आप लोग पी की वैल्यू निकालना चाहते हैं 8 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। आपको डिवाइड कर देना है कितने को, अगर आप लोग 0.10 को माइनस कर देते हैं, 1 मिनट, 0.10 को माइनस कर देते हैं 0.1125 से, तो आपके पास आंसर आएगा माइनस का 0.0125। देखिए यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पे जो नीचे वाला फैक्टर है ना ये नेगेटिव आ गया। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी कंडीशन होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल किससे बड़ा होना चाहिए था, ग्रोथ फैक्टर से बड़ा होना चाहिए था। ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, आपने शुरू में चेक करना है क्या नहीं हुई है, फुलफिल नहीं हुई है। क्यों फुलफिल नहीं हुई है, क्योंकि देखिए अगर आप लोग जी की वैल्यू देखते हैं तो 0.1125 है, और अगर आप लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर की कैपिटल देखते वैल्यू देखते हैं 10 है, तो यहाँ पे क्या है के ई छोटा है किससे, जी से। दैट्स व्हाई वी कांट अप्लाई, हम लोग क्या नहीं कर सकते वोल्टर मॉडल, सॉरी गॉर्डन मॉडल, हम लोग क्या नहीं अप्लाई कर सकते, यहाँ पे गॉर्डन मॉडल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। इस तरीके से माय डियर फ्रेंड जितनी भी न्यूमेरिकल्स आपको गॉर्डन मॉडल से रिलेटेड है वो सारी आप लोग सोल्व कर सकते हैं। देखिए आज हम बात करने वाले हैं एमएम अप्रोच को लेकर के। काफी लोग इसको एमएम मॉडल भी बोलते हैं। अब आपकी इच्छा है, आप लोग इसको कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि कुछ बातें हैं जो आपको एमएम अप्रोच को समझते टाइम जरूर समझनी है। सबसे पहले ये 2 एम है, ये अलग अलग 2 प्रोफेसर है जिन्होंने इस मॉडल पर आर्ग्यूमेंट किया और फाइनली एक रिजल्ट निकाल करके आप सभी को दे दिया। जैसे सबसे पहले आपका जो एम है वो मोदी ग्लानी को रिप्रेजेंट करेगा, एम है आपका मिलेर। ये दोनों ऐसे प्रोफेसर है जिन्होंने इस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया। और मैं कहूं सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर कोई मॉडल है वोल्टर और गोल्डन और एमएम के अंदर, तो आप लोग मान के चलिएगा एमएम अप्रोच वन ऑफ द पॉपुलर मॉडल के अंदर इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका कंक्लूजन क्या है, एमएम अप्रोच क्यों इतना पॉपुलर हुआ। यहाँ पे बोला गया कि इन्होंने आर्ग्यू किया कि जो आपका मार्केट प्राइस है किसी भी शेयर का या शेयर इक्विटी शेयर का, वो अफेक्ट होता है बाय द अर्निंग ऑफ द फर्म, इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पैटर्न ऑफ द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। माने सिंपल सी बात, इन लोगों ने एक रिजल्ट ये निकाला, कंक्लूजन ये दिया कि किसी भी शेयर का मार्केट प्राइस इस चीज से अफेक्ट नहीं होता कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो इस चीज से इफेक्ट होएगा कि आपका जो फर्म है उसकी अर्निंग क्या है। माने सिंपल आप लोग कह सकते हैं मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर इज अफेक्टेड बाय द अर्निंग ऑफ द फर्म, नॉट द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज अ मेन
कंक्लूजन, जिसकी वजह से ये काफी पॉपुलर हुआ। एक बात तो ये आपको ख्याल में रखनी, क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा एमएम दो अलग अलग प्रोफेसर है जिन्होंने एक साथ आर्ग्यूमेंट करके एक रिजल्ट तक पहुंचे, और क्यों ये मॉडल पॉपुलर हुआ उसका कारण मैं बता चुका हूं। अब हम समझेंगे, जब भी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है और कहता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ये फलानी चीज आपको फाइंड आउट करनी है, लेकिन आपको एमएम अप्रोच का इस्तेमाल करना है, तो किस तरीके के फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो देखिए फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। अगर एमएम अप्रोच के फॉर्मूले की मैं बात करता हूं, तो फॉर्मूला कहता है आपको पी नोट निकालना है, जहां पर आपको सबसे पहले डिविडेंड 1 प्लस में आप लोग कहेंगे P1 को ऐड कर देना है, नीचे आपको डिवाइड कर देना है 1 प्लस में KE से। बहुत बेसिक फॉर्मूला है, हालांकि जो बच्चे रेगुलर हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं उन सभी को अंदाजा लग गया होगा। काफी ऐसी टर्म्स है जिनका इस्तेमाल हम लोग अपनी वीडियोस के अंदर कर चुके हैं। जैसे आप लोग ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए P0 का मतलब क्या होता है, आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, याद रखिएगा क्या है ये, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर, क्लियर है। मार्केट प्राइस भी बोल सकते हो आप लोग, या फिर आप लोग कहेंगे आपके शेयर की प्रेजेंट वैल्यू पी नोट से रिप्रेजेंट की गई है, और जो के ई है उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। इसको याद रखिएगा, आपके इक्विटी शेयर की जो कॉस्ट है उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, आपके के ई से रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ पे बात आती है D1 की, और यहाँ पे बात आती है P1 की। आपको समझना क्या है, देखिए दोनों के आगे 1 लगा हुआ है। डी का मतलब हम लोग समझ चुके हैं डिविडेंट है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड डिविडेंट है एट द एंड ऑफ द ईयर 1, माने पहले साल के एंड में जो आप लोग डिविडेंट एक्सपेक्ट करते हो, दैट इज दिस। माने आप लोग क्या कह सकते हैं, D1 का मतलब क्या है, दिस इज द एक्सपेक्टेड डिविडेंट। इसको क्या कहेंगे हम लोग, एक्सपेक्टेड डिविडेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या कहेंगे, एट द एंड ऑफ ईयर 1। अच्छा यहाँ पे याद रखिएगा पहली साल की बात हो रही है, तो आपका P1 क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा आपका मार्केट प्रेजेंट या मार्केट प्राइस आप लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। हम लोग क्या कहेंगे, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर फर्स्ट, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, एट द एंड ऑफ ईयर फर्स्ट। मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ Y1, क्लियर है, आप लोग समझ जाइएगा। तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अंदर आपको एज सच एज कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको सिर्फ सिंपल समझना है। अगर आप लोग पी नोट निकालना चाहते हैं, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर निकालना चाहते हैं, तो आप D1 प्लस में P1 अपॉन में 1 प्लस में KE करेंगे, क्लियर है। कई बार वैल्यूएशन ऑफ फर्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है, जिस केस में आपको आउटस्टैंडिंग शेयर गिवन होंगे और आपसे पूछेगा कि हमें इतने इतने फंड की जरूरत है, आप लोग बताइए हमें कितने एग्जैक्टली न्यू शेयर इशू करने पड़ेंगे। उस केस में हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। माने एमएम अप्रोच के अंदर दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपसे पी नोट की वैल्यू निकलवाएगा, माने प्रेजेंट वैल्यू, या फिर आप लोग कह सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर आपसे पूछा जा सकता है, या दूसरी चीज आपसे क्या पूछी जा सकती है, न्यू शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे ऑन द बेसिस ऑन द बिहाफ ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर से। तो मैं मान लेता हूं उसकी वैल्यू कितनी है, m है। तो आपको याद रखना है एक फॉर्मूला, MP1 इज इक्वल टू द I माइनस में E माइनस में ND1। अब काफी चीजें सेम है, बस I का मतलब होता है टोटल इन्वेस्टमेंट टू बी मेड एट द एंड ऑफ द ईयर फर्स्ट, पहले साल की एंड तक आप लोगों ने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, मैं अभी आपको समझाऊंगा। और E का मतलब होता है प्रॉफिट या टोटल अर्निंग। देखिए आप लोग इसको टोटल अर्निंग भी देते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है टोटल अर्निंग लिखा होता है, तो डोंट बी कंफ्यूज। और एन का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग शेयर। ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स गिवन होती है। अभी जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा ना तो आपको बेटर क्लैरिटी होगा, क्लियर। तो आपको ये समझना है। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, दो केस लेके चलेंगे। जब भी आप लोग एमएम अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं तो एमएम अप्रोच को अप्लाई करते टाइम हमारे पास दो केस बनेंगे। एक तो क्या होगा, डिविडेंड की वैल्यू डिसाइड होगी, ठीक है ना, डिविडेंड इज पेड। आप लोग क्या कहेंगे, डिविडेंड क्या हो चुका है, पे हो चुका है। दूसरा केस क्या बनेगा, डिविडेंड इज नॉट पेड। याद रखना आप लोग क्या लिखेंगे, सीधा मैं लिख देता हूं डिविडेंड इज नॉट पेड। तो याद रखिएगा जब भी डिविडेंड इज नॉट पेड का केस लेके चलेंगे ना तो आपका D1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे अगर आपने पे कर दिया तो जो D1 का वैल्यू जो लेटर से 2 रुपए डिसाइड हुआ है तो आप लोग क्या ले लेंगे, D1 का वैल्यू 2 रुपए ले लेंगे। हालांकि अभी प्रैक्टिकल अप्रोच जब हम लोग करेंगे तो चीजें आपको बेटर वे में समझ में आएंगी। तो आई होप कि एमएम अप्रोच की पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। ये वाला फॉर्मूला आपको जरूर जरूर अपने जहन में डाल लेना है। इससे पहले अगर आपको याद हो तो गोल्डन के मॉडल के अंदर मैंने क्या पढ़ाया था,
आपको मार्केट प्राइस निकालना है, यानी कि पी निकालना है, ठीक है, मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर निकालना है। तो वहां पे हम लोगों ने एक बहुत बेसिक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। हम लोगों ने कहा था कि ई को मल्टीप्लाई करा देना है 1 माइनस बी से। नीचे आपने क्या किया था, आपने किया था कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, उसके अंदर से आप लोग या तो बी आर को माइनस करा दीजिए, या कई कई किताबों में इसको जी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि 1 माइनस में बी, और ये कितना आ जाएगा के ई, और माइनस में कितना हो जाता है जी। और इसकी कंडीशन भी थी, कंडीशन क्या थी कि जो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर मस्ट बी ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, जी से होना चाहिए। क्लियर? क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये हमें इस्तेमाल करना पड़ सकता है, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, कनेक्टेड क्वेश्चन दे देता है। क्लियर? उस केस में हमें चीजों को थोड़ा सा सोच के समझ के चलना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप कि एमएम अप्रोच का सवाल आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ताकि चीजें आपको अच्छे से बेटर वे में समझ में आ सके। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, आपका टेक्सट्रोल लिमिटेड है जिसके पास 80,000 शेयर है आउटस्टैंडिंग। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग शेयर का मतलब क्या था, मैंने कितने से रिप्रेजेंट किया था, आपका एन से रिप्रेजेंट किया था। तो आपके पास आउटस्टैंडिंग शेयर कितना है, एन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था ना, आउटस्टैंडिंग के शेयर कितना है, आपका एन है। आगे देखिए, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर इज 15 रुपए। करंट मार्केट प्राइस को अभी अभी बताया मैंने, P0 से लिखेंगे, कितना है, ₹15 गिवन है। ओके, आगे क्या दिया हुआ है, द कंपनी एक्सपेक्टेड ए नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब मैंने बताया था ई की वैल्यू होगी, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, आपका 4 लाख दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितना ले लेंगे, 4 लाख ले लेंगे। ड्यूरिंग द एंड बिलिंग टू रिस्क कैन आ गया क्या, एस्टिमेटेड टू बी 20%। ये जो है ना आपका 20%, दिस इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। 20% है, 20% का मतलब क्या हो जाएगा, आप लोग 0.2 भी कह सकते हैं इसको। क्लियर है? आप लोग 100 से डिवाइड कर देंगे। आगे क्या दिया हुआ है, डिविडेंड। अब यहाँ पे देखिए, कंपनीज कंसीडर डिविडेंड ₹2 पर शेयर फॉर द करंट ईयर, यानी कि आप लोग डिविडेंड कितना डिसाइड करना चाहते हैं, D1 की वैल्यू कितनी डिसाइड करना चाहते हैं, आप लोग ₹2 डिसाइड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे दो सिचुएशन बन सकती है। अगर आपने पे कर दिया तो आपकी D1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी ₹2 हो जाएगी। अगर आपने नोट पेड किया है, माने पैसा पे नहीं किया है, उस केस में आपकी D1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, 0 हो जाएगी। बस इस बात को आपको ख्याल में रखना है। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ ए शेयर, क्या पूछा गया है, प्राइस ऑफ शेयर आपको निकालना है एट द एंड। एंड का मतलब आप लोग क्या निकालेंगे, P1 की वैल्यू निकालेंगे। इफ द डिविडेंड इज पेड, देखिए क्वेश्चन में आ गया ना, डिविडेंड इज पेड एंड डिविडेंड इज नॉट पेड। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं, अगर आपने डिविडेंड पे किया है तो उस केस में क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाएगा। देखिए अगर आपने डिविडेंड क्या किया है, पे किया है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि चीज आपको बेटर वे में समझ में आए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर एमएम अप्रोच का मैं इस्तेमाल करता हूं, एमएम अप्रोच वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, तो क्या कहता है एमएम अप्रोच का फॉर्मूला, P0 इज इक्वल टू द D1 प्लस में आपको रखना है P1 अपॉन में 1 प्लस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। यही आपका फॉर्मूला होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, P0 की वैल्यू आपकी कितनी है, ₹15 है। तो यहाँ पे कितना पुट कर देंगे, 15 पुट कर देंगे। डिविडेंड अगर आपने पहला केस है पे कर दिया, पे कितना किया है, ₹2 पे किया है। आपको P1 की वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कितना दिया हुआ है, 20% है, माने 0.2 है। क्लियर? इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर है आपका 2 प्लस में P1 आ गया, नीचे कितना दिया हुआ है आपका 1.2 आ जाएगा टोटल। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, यानी कि 15 मल्टीप्लाई में कितना हो गया, 1.2 इज इक्वल टू द 2 प्लस में P1, प्लस वाली डिजिट इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी। माने आप लोग क्या कह सकते हैं, P1 इज इक्वल टू द 15 मल्टीप्लाई, देखिए 15 मल्टीप्लाई में 12, इसको डिवाइड कर देता हूं, 10 से पॉइंट हटा देता हूं और ये 2 आ जाएगा इधर नेगेटिव। क्लियर है? बस इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है, यानी कि 15 को आपको मल्टीप्लाई करना है 12 से, डिवाइड कर देना 10 से, ये आएगा 18 माइनस 2। माने आप लोग क्या कहेंगे, 18 माइनस 2 बराबर है 6। तो माने आपकी प्राइस कितनी आ गई, ₹6 आ गई है। ये पहला केस था, आपने डिविडेंड इज पेड। आप लोग कौन सा केस लेके चले हैं, आप लोगों ने क्या किया है, डिविडेंड को पे कर दिया है। ठीक है, अगर आपका डिविडेंड पे नहीं है तो आप लोग D1 की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 0 ले लेंगे। माने आप लोग क्या कह सकते हैं, P0 इज इक्वल टू द D1 प्लस में P1 अपॉन में 1 प्लस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अब P0 की वैल्यू तो 15 है, डिविडेंड आपका 0 हो जाएगा, प्लस में P1, और ये तो आपका बन ही रहा था 1.2। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या कहेंगे, P1 इज इक्वल टू द
15 मल्टीप्लाई बाय 1.2। क्लियर है? इसको क्या लिखा जा सकता है? P1 इज इक्वल टू द 15 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन में कितना हो जाएगा 10। 15 12 180 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 10, ये 0 हो जाएगा। तो P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी। क्लियर? तो ये आपको बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से MM अप्रोच का अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो क्वेश्चन को टैकल किया जा सकता है। बेसिक फॉर्मूला है जो अभी बताया ना, बेसिक फॉर्मूला यही है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए यहाँ पे जो आप लोग एब्रिविएशन यूज करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं, उन सिंबल का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे एक और पार्ट दिया हुआ है, हाउ मेनी न्यू शेयर्स, आप लोगों को पूछा गया है कितने न्यू शेयर्स हमें एक तरीके से इशू करने पड़ेंगे ताकि हम इन्वेस्टमेंट कितने की कर दे, 60,000 की कर दे। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इन्वेस्टमेंट को 60,000 की जगह थोड़ा सा क्लियर करते हैं। मैं मान लेता हूँ 6 लाख की इन्वेस्टमेंट, एक जीरो मिस हो गया है यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है? 6 लाख की करनी है। हमें नए शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे? मैंने मान लिया M शेयर हमें क्या करने पड़ेंगे? इशू करने पड़ेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था हमारे पास MP1 इज इक्वल टू द I माइनस में E माइनस में N इंटू में D1। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहीं पे ये फॉर्मूला हमें क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है MP1 इज इक्वल टू द, आपको किसके इक्वल रखना है? MP1 को आपको I माइनस में E, ध्यान रखिएगा क्या करना है? I माइनस में, यानी कि इन्वेस्टमेंट माइनस में आप लोगों को क्या करना है? E का मतलब क्या होता है? अर्निंग। N इंटू में कितना करना होता है? D1 करना होता है। क्लियर? अब यहाँ पे M मतलब कितने शेयर आपको इशू करने हैं, और P1 की वैल्यू अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, P1 की वैल्यू आपको फाइंड, P1 की वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस कितना आया था आपका? मार्केट प्राइस अगर आपने डिविडेंड पे कर दिया है तो आपका मार्केट प्राइस आया था डिविडेंड पेड के केस में आपका 6 रुपए। कितना आया था? सॉरी 16 रुपए, 6 नहीं है, ये थोड़ा करेक्ट करना भाई, 18 में से 2 जाएंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। ठीक है, तो P1 की वैल्यू कितनी है? 16। देखिए ये हम लोग निकाल चुके हैं, जब आपने डिविडेंड पे किया तो 16 आया P1 का वैल्यू, अगर पे नहीं करते तो 18 आएगा। हमें कौन सा लेके चलना? डिविडेंड पे कर दिया, डिविडेंड पे कर दिया तो P1 की वैल्यू कितनी है? 16 है। तो डिविडेंड पे कर दिया है तो यहाँ पे आप लोग कितना लेके चलेंगे? 16 लेके चलेंगे। इन्वेस्टमेंट कितने का है? 6 लाख रुपए का है। ओके, 6 लाख हो गया। माइनस में आपको प्रॉफिट कितने का था? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? प्रॉफिट अगर आप लोग देखेंगे 4 लाख रुपए है। तो यहाँ पे अगर आप अर्निंग की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, कुछ भी कह दीजिए, कितना दिया हुआ है आपका? 4 लाख दिया हुआ है। एन का मतलब डिविडेंड की जो वैल्यू है, सॉरी एन का मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे हम लोगों ने शुरू में लिख दिया था 80,000 है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो है कितने हैं आपके? 80,000 है। और डिविडेंड अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कितना है? 2 रुपए पर शेयर है। तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार फटाफट से इसको सोल्व कर लेते हैं। M मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू द 6 लाख। ये तो आपका कितना हो गया? 6 लाख। इसके अंदर से माइनस करना है हमें, कितना आ जाएगा? अब एक बार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, 4 लाख का अमाउंट है आपके पास, माइनस करना है हमें 80,000, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा आपका? 2। कितना आ जाएगा आपका? करीब करीब, नहीं गड़बड़ है कुछ, 80,000। अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए आ गया आपका 4 लाख। 4 लाख के अंदर से अगर आप लोग माइनस करते हैं 8 दूनी 16, 1,60,000 हो जाएगा। क्लियर है? आपका कितना बचेगा? 1,60,000। यहाँ पे अमाउंट कितना दिया हुआ है? 6 लाख दिया हुआ है। माइनस करना है हमें, क्या लेके चलना है? हमें 4 लाख लेके चलना है। इसके अंदर से माइनस कर देना है 1,60,000 को, तो कितना बचेगा? 2,40,000 बचेगा। ठीक है, कितना आ गया आपका? 2,40,000। माइनस कर दीजिए 6 लाख के अंदर से, अगर इसके अंदर से मैं कितना माइनस करता हूं आपका? 6 लाख, तो कितना बनेगा? 3,60,000 बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया? 3,60,000। और यहाँ पे कितना है? M मल्टीप्लाई बाय 16, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, M इज इक्वल टू द 3,60,000, और इसको डिवाइड कर देना है हमें कितने से? 16 से। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 3,60,000 को कितने से? 16 से, तो हमें करीब करीब 22,500, कितना बनेगा? 22,500। तो कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे इतने फंड के लिए? हमें 22,500। क्लियर है? सारी कैलकुलेशन आपको समझ में आनी चाहिए। कितने फंड इशू कर रहे, कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे हमें? 22,500। क्लियर? तो फॉर्मूला कौन सा लगाया, इस पर भी फोकस कीजिएगा। जब भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स गिवन थे ना, वो इसी पर्पस के लिए गिवन थे। और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन में अगर यहाँ पे सेम क्वेश्चन है लेकिन हमें लेना है डिविडेंड इज नॉट पेड, आप लोग क्या लेके चलेंगे? डिविडेंड इज नॉट पेड। यहाँ पे तो पेड किया था, तो P1 की वैल्यू 16 निकाल रखी थी। अगर डिविडेंड इज नॉट पेड तो P1 की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 18 लेनी पड़ेगी। माने आप लोग ये कह सकते हैं, अगर आप लोग नोट पेड वाला केस लेके चलते हैं ना,
कि आपने पे नहीं किया है, नोट पेड के केस में आपकी P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, माने जो आपने यहाँ पे 16 से डिवाइड किया है ना, ये हो जाएगा 18, माने m मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू द 3,60,000। क्लियर है। और अगर आप लोग यहाँ पे m की वैल्यू निकाल लेते हैं 3,60,000 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 18। अगर आप लोग अब कैलकुलेट करते हैं 3,60,000 को अगर मैं क्या करता हूं डिवाइड करता हूं 18 से, तो ये आता है 20,000 शेयर्स, माने आप लोग क्या कहेंगे 20,000 शेयर आपको क्या करने पड़ेंगे, इशू करने पड़ेंगे। क्लियर। देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आपने डिविडेंड पे किया है नहीं किया है, दोनों केसेस यहाँ पे इंक्लूड करके चलने पड़ेंगे। तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक फॉर्मूला है। अगर आप लोग एमएम अप्रोच के मॉडल को यूज करते हैं तो आप लोग फाइनल रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। फाइनल कंक्लूजन क्या है, फाइनल कंक्लूजन यही है माय डियर फ्रेंड्स कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा, इस चैप्टर के अंदर हमने 3 चीजें पढ़ी है। 3 चीजें माने 3 हम लोगों ने अलग अलग मॉडल पढ़े हैं, मैं इसको इसी के नीचे लिख देता हूं, आप लोग समझिएगा। हम लोगों ने 3 मॉडल पढ़े हैं। 3 मॉडल कौन से पढ़े हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, आपका चैप्टर क्या है, आपका चैप्टर है डिविडेंड डिसीजन। क्लियर है, आपका क्या है डिविडेंड डिसीजन। ये चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया है और इसके अंदर हम लोगों ने काफी चीजें देखी कि कैसे कैसे कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला मेथड आपके पास कौन सा था, सबसे पहला मेथड था हमारे पास वोल्टर मॉडल। ठीक है, उसकी अजम्पशन आपको याद रखनी है। वोल्टर्स मॉडल के अकॉर्डिंग हमने पी निकालना सीखा। पी की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी, अगर आपको याद हो तो वोल्टर मॉडल के अंदर डिविडेंड का फॉर्मूला यूज किया था। डिविडेंड अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आर डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मल्टीप्लाई में ई माइनस में डी, और डिवाइड में क्या था बच्चा आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी था। ये फॉर्मूला किसका था, ये वोल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग था। क्लियर है। और यहाँ से कुछ रिजल्ट्स भी मैंने आपको बताए थे, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, कि आपको ध्यान रखना है अगर आपका आर बड़ा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, आर अगर आपका छोटा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, आर अगर आपका इक्वल है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के, अगर आपका आर बड़ा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो हम लोग क्या करते थे 100% रिटेंशन करते थे। ठीक है। और यहाँ पे अगर आपका आर छोटा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो हम लोग क्या करते थे 100% पे आउट करते थे। और मैंने बताया था अगर आपका दोनों इक्वल हैं तो सिचुएशन कैसी हो जाती थी, आपकी इररेलीवेंट हो जाती थी। क्लियर है। तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। ये आपका पहला मॉडल था। दूसरा मॉडल हम लोगों ने कौन सा था आपका, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, अभी अभी लिखा था ना आपका क्या था नाम, दिमाग से निकल गया यार, क्या बोलते हैं आप उसको, हाँ गोल्डन मॉडल। क्या बोलते हैं आप लोग इसको, गोल्डन मॉडल। तो दूसरा मॉडल कौन सा है आपका, गोल्डन मॉडल। तो याद रखिएगा दूसरा मॉडल कौन सा है आपका, गोल्डन मॉडल है, जिसका अकॉर्डिंग पी की वैल्यू आपको निकालनी थी। पी की वैल्यू के अंदर हमने क्या किया था, ई मल्टीप्लाई में 1 माइनस में बी, और अपोन में कितना आ गया था आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, माइनस में बी आर बोल दीजिए, जी बोल दीजिए। मैं सारी बातें पढ़ा चुका हूं आपको। क्लियर है। और तीसरा मॉडल अभी आपने क्या पढ़ा, तीसरा मॉडल आप लोगों ने एमएम अप्रोच पढ़ी है, जहां पर हम लोगों ने बात की P0 इज इक्वल टू द D1 प्लस में P1 अपोन में कितना आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्लस में कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। सिंपल। इन तीनों के बिहा पे आप लोगों ने कैलकुलेशन करना सीखा। बस यही है आपके चैप्टर का कंक्लूजन। इन तीनों के ऊपर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए अजम्पशन भी पूछी जा सकती हैं आपसे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो। ठीक है। तो यहां पर आकर के माय डियर फ्रेंड्स आपका ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। माने जो अभी अभी हमने पढ़ा कौन सा चैप्टर, आपका ये वाला चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं डिविडेंड डिसीजन या डिविडेंड पॉलिसीज के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, कीप